अच्छा बेटा, नोट्स मिल गए आप सबको? ठीक है। देखिए, ये 4 डे वर्कशॉप जो हमारी होगी ना, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई आप लोग A स्टार मार देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सबके पास हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर सबके पास हैं? नहीं है? मुझे अपनी जीमेल दीजिए। नोट्स आप सबके पास आ जाएंगे। ये वही नोट्स हैं जो मैं क्लास में देता हूँ। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, Day 1 Day 2 3 4 के हिसाब से। देखो, हमारा पूरा जो एक क्या कहते हैं, एक जो प्रोटोकॉल चलेगा वो ये है कि हमने पूरा कोर्स कवर करना है ये 4 दिनों में। लेकिन आप लोगों ने टाइम पे आना है भाई। आज भी आप लोगों ने 12:15 कर दिए सबने। टाइम पे आना शुरू करें। चले जी। बेटा, सबसे पहले बेसिक पेपर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। पेन वगैरह अपने पास निकाल के रखें, आप लोगों को चीजें नोट डाउन करनी पड़ रही होंगी। बेटा, पेपर पैटर्न को देखिएगा जरा। आपके पास दो पेपर्स आएंगे, पेपर 1, ठीक है, और पेपर 2। पेपर 1 जो आपका है वो प्योर MCQ पेपर है, 30 MCQs, 30 मार्क्स। और कितनी देर का पेपर होगा भाई ये? 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स का मतलब ये है कि आपने 1.5 मिनट देना है एक MCQ, 1.5 मिनट से ऊपर नहीं देना। सही है? जहां कोई MCQ आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी ऑप्शन मार्क करके आप आगे बढ़ जाए। सही है, आप उस पर फंसे ना रहें, वरना आप लोगों के लिए मसला हो जाए। हमारा जो मेन फोकस है इस वर्कशॉप का पेपर 2 है। पेपर 2 में आपके पास दो सेक्शन आएंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन A आपका 30 मार्क का बेटा डेटा रिस्पॉन्स होगा। और ये कंपलसरी क्वेश्चन होती है, ये आपने करना ही करना है, भले कुछ भी हो जाए। डेटा रिस्पॉन्स आएगा तकरीबन 1 पेज का, 1.5 पेज का। उसके रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन पढ़नी है, उसके रिलेटेड आपने आंसर्स लिखने हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर हमारा आंसर जो है वो केस के साथ लिंक ना करे तो कोई मसला है? बहुत बड़ा मसला है। तो आपको केस क्यों दिया गया? अखबार थोड़ी पढ़ने गए हो आप लोग। तो भाई आप लोगों को केस के साथ लिंक करना है, पहली बात। ठीक है, अगर सेक्शन बी की बात करूं, बेटा सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे। आपने कितने अटेम्प्ट करने? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक की चॉइस है। सही है, छोड़ देना। अब ये हर क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 20 मार्क का। और मार्क्स एलोकेट कैसे होते हैं? पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क और 8 मार्क। अब बेटा बात सुनो, एक फॉर्मूला है, वो याद कर लो। 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। आपने एक पॉइंट लिखा, उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया, 4 से 5 लाइनें, 3 लाइनें, ज्यादा नहीं। सही है, 3 से 4 5 लाइनों में आपने आंसर अपना कंस्ट्रक्ट किया, आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 मार्क। सही है? 2 मार्क का जो क्वेश्चन है पार्ट A जो है वो यूजुअली किस तरह होता है? आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या ये और वो बेसिक कहानी चल रही है। बी जो आपका होता है, बी में आपके पास वो एक क्वेश्चन पूछता है, आपको उसके कितने पॉइंट्स बताने? 2, क्योंकि 1 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। सी जो आपका है कितने मार्क का? 6, तो कितने पॉइंट बताओगे आप? 3। सेपरेट पैराग्राफ में आंसर लिखने हैं, पैराग्राफिंग बहुत जरूरी है। 3 लाइनें 4 लाइनें हुई आपकी, पैराग्राफ खत्म हुआ, लाइन छोड़ो, नए पैराग्राफ पे जाओ। आपने नंबरिंग नहीं करनी, आपने हेडिंग्स वगैरह कुछ नहीं डालनी अपने पेपर में। अब है 8 मार्क का क्वेश्चन। देखो, 8 मार्क वाला क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, वो हमेशा क्या रहेगा? 2 साइडेड। 2 साइडेड का मतलब क्या है कि आपको इसके पॉजिटिव भी लिखने हैं और आपको इसके नेगेटिव भी लिखने हैं। आपको फॉर में भी बात करनी है और आपको अगेंस्ट में भी बात करनी है। ठीक है, अब सवाल ये कि सर, अगर 8 मार्क का सवाल है तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से कितने पॉइंट लिखने हैं हमने? 4। लेकिन आपने इसमें 4 नहीं लिखने, आपने इसमें मिनिमम 5 लिखने हैं या मैक्सिमम 6। इससे ज्यादा नहीं लिखोगे आप। आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स आते हैं, आप लोग क्या करते हो? 10 10 15 15 पॉइंट लेके आ जाते हो, 10 10 15 15 रीजन लेके आ जाते हो। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्क्स कितने? 8। भाई अगर आपका आंसर मिड में ही इस क्राइटेरिया को पूरा कर देता है, 8 मार्क आ जाते, तो रिमेनिंग तो आपने टाइम वेस्ट किया है ना, आपने और क्या किया? सही है, 5 मिनिमम पॉइंट, 6 मैक्सिमम पॉइंट। अब वो 5 किस तरह चल सकते हैं? 3 फेवर 2 अगेंस्ट, या 2 फेवर 3 अगेंस्ट। 6 वाले कैसे चलेंगे आपके? 3 फेवर और 3 अगेंस्ट। क्या सर 8 मार्क में कंक्लूजन आता है? इकोनॉमिक्स में कंक्लूजन नहीं लिखते आप। जो भी बताता है, टीचर्स बताते हैं कंक्लूजन लिखो, ये वो, कोई कंक्लूजन 8 मार्क में नहीं होता। समझ गए बात को?
अब तीसरा सवाल ये है कि सर डायग्राम कब बनाए। देखो इन तीन में तो जरूरत होती ही नहीं है डायग्राम बनाने की। डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड अनटिल एंड अनलेस आस्क्ड फॉर। यूजुअली क्या होता है, जो पार्ट सी होता है 6 मार्क वाला, वहां पे वो कह देता है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम। अगर उसने कह दिया एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो 6 में से 4 मार्क किसके हो जाएंगे, डायग्राम के, और 2 मार्क किसके हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन। किस तरह होगा सब समझाऊंगा। 8 मार्क की जहां तक बात है, वो कभी भी नहीं बोलेगा डायग्राम बनाओ। सही है, कभी भी नहीं बोलेगा डायग्राम बना के बताओ, आपने बनानी है। रेलिवेंट डायग्राम आती है, फॉर एग्जांपल डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गया या कॉस्ट पुश आ गया, आपने डायग्राम बनानी है। इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे आप। समझ गए बात को। तो 8 मार्क में आप डायग्राम बनाओगे, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन ओनली रेलिवेंट डायग्राम। ऐसा नहीं कि सवाल कुछ चल रहा है पीपीसी का, आप लोग मार्केट इक्विलिब्रियम बना के आ जाओ। समझ रहे हैं बात को, जरा ख्याल रखिएगा। अब बेटा हम लोग जरा अपना वर्कशॉप स्टार्ट करें। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक लॉ समझ लो। सारी जिंदगी रट्टे मारते हुए आए ना हम लोग का, डिमांड नीचे आता है सप्लाई ऊपर जाता है। बेटा लॉ समझ लो, वरना ए लेवल में बहुत गंदा फंसोगे। लॉ क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आ गया, सही है। अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो वो भी उस जगह पे जाएगा। अगर मैं किस जगह पे नहीं जाऊंगा तो वो भी उस जगह पे नहीं जाएगा। एरोज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्या ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन में। तो बेटा जब भी एरो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसका मतलब क्या है कि दो कमोडिटीज में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है। और जब भी दो कमोडिटीज में डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है, कर्व कैसा बनता है बेटा, अपवर्ड स्लोप। इसका नोट्स मिल गया आपको। कर्व कैसा बनता है आपका, अपवर्ड स्लोपिंग। कभी भी दो कमोडिटीज में डायरेक्ट रिलेशनशिप चलेगा तो बेटा कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। आ गया हो भाई, वापस से यहाँ पे मैं आ गया और एक लड़का आ गया जिससे मेरी बहुत सख्त लड़ाई है। अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो वो उस जगह पे नहीं जाएगा, और अगर वो उस जगह पे जाएगा तो मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट, ऑपोजिट। जब भी बेटा एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव या फिर इनवर्स। कोई टेंशन यहाँ तक। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप आप शो करते हो बेटा, तो कर्व कैसा बनता है, कोई टेंशन वाली बात। क्लियर है। हमने डिमांड और सप्लाई का रट्टा तो मारना ही नहीं। सही है, हमने रिलेशनशिप से गेम सीखनी। अब बात सुनो बेटे, डायग्राम जो आपके सामने बनाई गई है, इसके अंदर मैंने कुछ बातें आप लोगों को बतानी है। ये देखो जो मेरा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये बिल्कुल अपने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने भी ऊपर से ही करना है। जहां तक बात है कि सर क्या मेरा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मेरे वाई एक्सिस को टच करे, ये ए लेवल में इंपॉर्टेंट होता है, ओ लेवल में इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप लोगों ने ए लेवल में लेनी है तो मेरा मशवरा है कि अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना। सही है। बात करें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की, बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मेरा इधर आके खत्म हो रहा है, वो ऐसे टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। आप लोगों ने भी नहीं करना। समझ गए बात को। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। यहां तक कोई टेंशन वाली बात, क्लियर है बेसिक कहानी। अब आए जरा बेटा अपने फर्स्ट टॉपिक पे, डिमांड। व्हाट इज डिमांड, सिंपल सी डेफिनेशन है। डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ सर्टेन गुड और अ सर्विस। सिंपल है बेटा। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या चलता है, एक लेमैन आदमी यानी कि जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, वो भी ये बात बता देगा। अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ती है, तो क्या लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। जब प्राइस बढ़ेगी तो लोग उसे कम खरीदेंगे। तो बेटा जब प्राइस बढ़ेगी, लोग उसे कम खरीदेंगे, और जब प्राइसेस कम होंगी तो लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे। तो बेटा बात सुनो, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट, ऑपोजिट। तो बेटा जब भी एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेशनशिप क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कर्व कैसा बनना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात। तो जब अगर आपसे 2 मार्क में पूछता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, आप बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्यों ऐसा होता है कि इफ प्राइस ऑफ अ सर्टेन गुड राइजेस, क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट गुड विल फॉल। और अगर किसी भी गुड की प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट गुड विल राइज। वाइस वर्सा का लफ्ज यूज नहीं करेंगे आप। समझ गए बात को, पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बेटा ये डायग्राम आपके सामने है। यहां पे वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। बात सुनो बेटा, ये प्राइस लेवल चल रही है,
इस प्राइस पे मेरा इतना माल बिक रहा है, मैं किधर ऑपरेट कर रहा हूँ, पॉइंट ए पे, सही है। जैसे ही मेरे पास प्राइसेस बढ़ती हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम। और जब प्राइसेस कम होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई टेंशन है। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप, नोट्स खोलो जरा, ये डायग्राम निकालो, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, लिखो जरा इसको। इस स्पेसिफिक डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह देखेंगे आप, बेटा पहले मुझे एक बात ये बताओ, क्या प्राइस एक वाहिद फैक्टर है जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है, नहीं, और भी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट लिखिए प्राइस फैक्टर, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, प्राइस फैक्टर। सेकंड बात, बेटा मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे कर रहा हूं या फिर मेरे पास शिफ्टिंग आ रही है, एक ही लाइन पे। सेकंड पॉइंट लिखे मूवमेंट अलोंग द कर्व, जब भी प्राइस में चेंज आता है तो क्या होती है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। तीसरी बात, मैंने आपसे इनकम की बात नहीं की, अदर फैक्टर्स की बात नहीं की, किसी चीज की बात नहीं की, तो यहाँ पे क्या टर्म आ रही है, सेट्रस पैरेबस, लिखे जरा, CETE, CETERIS, सिट्रस, PERIBUS, PERIBUS, सिट्रस पैरेबस। अब सिट्रस पैरेबस की डेफिनेशन बता रहा हूं, MCQ में पूछता है, लिखना स्टार्ट करें जरा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, बेटा 2:30 पौने 3 तक चलेगी। अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, all other factors are constant, apart from one variable factor all other factors are constant। अब इसका मतलब समझो बेटा, अदर फैक्टर्स कौन कौन से, इनकम, वेदर, टेस्ट वगैरह, और वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीज चेंज होती रहती है, प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, अपार्ट फ्रॉम प्राइस ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, सही। चौथी बात देखें, बेटा जब भी आपके पास मूवमेंट अलोंग द कर्व आता है, आप इंक्रीज डिक्रीज का लफ्ज यूज नहीं करते। अगर बढ़ेगा तो आप कहेंगे एक्सटेंशन, कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन। लिखे जरा, ये अक्सर 4 मार्क में आ जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज का बताऊंगा आप लोगों को भी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। डन, क्लियर है। चलो बेटा अब हम लोग जरा बात कर रहे हैं अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सही है, ये वो चीजें हैं जो आपकी डिमांड पे अफेक्ट करते हैं, यानी कि फैक्टर्स अदर देन प्राइस, नॉन प्राइस फैक्टर्स। लिखना देख लो जरा सामने, बेटा सबसे पहला फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, इनकम। देखो अगर हम लोग जनरल सा रूल देखें तो जनरल सा रूल क्या है, कि किसी भी बंदे की अगर इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, जनरल उसूल तो यही है। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन इनकम जो है वो फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में डिवाइड हुआ हुआ है। एक होता है नॉर्मल और दूसरा क्या होता है, इन्फीरियर। इसकी डायग्राम आप लोग भले इग्नोर करें, डायग्राम को छोड़ दें आप लोग। एक होता है नॉर्मल और एक होता है इन्फीरियर। सर नॉर्मल गुड क्या होता है, बेटा नॉर्मल गुड लग्जरियस गुड होता है, नॉर्मल गुड ब्रांडेड गुड होता है, नॉर्मल गुड वो गुड होता है जो कि सुपीरियर इन क्वालिटी, सुपीरियर इन नेचर। एग्जाम्पल आपकी अपनी प्राइवेट कार, बेटा बात सुनो, पैसा होगा तभी तो प्राइवेट कार अफोर्ड कर सकते हो, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर प्राइवेट कार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकम कम होगी तो डिमांड फॉर प्राइवेट कार, यानी कि नॉर्मल गुड में, इनकम में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ गया, डायरेक्ट पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इंफीरियर में कन्वर्ट मार दूं, इंफीरियर गुड क्या होता है, लो क्वालिटी गुड होता है, चीप गुड होता है, सस्ता गुड होता है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जांपल बस वगैरह। भाई आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो आप पागल हैं कि आप बस में धक्के खाएंगे, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल फॉल। इनकम कम होगी तो मजबूरन आपको बस में धक्का खाना पड़ेगा, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल राइज। बेटा एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इंफीरियर गुड में, इनकम में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप आ गया, इनवर्स, नेगेटिव। कोई टेंशन, क्लियर है। तो इस चीज को आपने याद रखना है, वो अक्सर नॉर्मल इंफीरियर पे भी खेलता है।
ठीक है, आगे आओ। सेकंड केस है बेटा हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो आपकी इनकम पे लगता है। इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं, इसको हम लोग इनकम टैक्स भी कहते हैं। कहानी यहाँ पे क्या चलती है बेटा, अगर आपकी इनकम सेम चल रही है, मैं कहता हूँ थ्रू आउट सेम, ईयर 1 में और ईयर 2 में, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स का रेट बढ़ा दिया। जब गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ाएगा बेटा, तो उससे आपकी ओवरऑल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा? जब ओवरऑल इनकम सुदेश आपकी कम होगी तो आप स्पेंडिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब ओवरऑल इनकम कम होगी आप स्पेंडिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, हाथ तंग हो जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी? लेकिन अगर मैं कहूं गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, आप पागलों की तरह स्पेंडिंग करेंगे, डिमांड क्या हो जाएगी? कोई टेंशन वाली बात। दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है बेटा? दो तरह की होती है, परसुएसिव एंड इंफॉर्मेटिव। क्या फर्क है दोनों में? बेटा परसुएसिव का मतलब होता है किसी भी कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट करना, परसुएट करना कि भाई मुझसे अच्छा प्रोडक्ट कोई देता ही नहीं। इस तरह आप लोग टीवी पे ऐड देखते हो ना, केएफसी का, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह का, ये सब परसुएसिव। अगर बात करें इंफॉर्मेटिव की, इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है नॉलेज देना, ये भाई स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल किल्स और ये और वो, यहां पर नॉलेज जा रही, तो वो क्या होती है? इंफॉर्मेटिव। और अट्रैक्ट करने वाली कौन सी होती है? पर्सुएसिव। अब बात सुनो बेटा, जो आपके एड आते हैं टीवी पे, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को या बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन को क्यों लेके आती? ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट हो ना, भाई उनका फैन बेस है, लोग ट्रस्ट करते हैं, भाई सलमान खान बेच रहा है तो सही होगी, ऐसा ही है। तो लोग उनसे ट्रस्ट करके खरीदना शुरू करते हैं, तो वो सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट करवाते हैं। और कहाँ कहाँ पे ऐड चलाते हैं? टीवी, बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह वगैरह, यहाँ पर वो एडवर्टाइजिंग करवाते रहते हैं। कोई टेंशन है भाई? समझ गए? लास्ट केस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेटा ये एक चीज लिखी हुई है आपके नोट्स में, इसको इग्नोर करें, ये एएस का पार्ट है, और डायग्राम को भी इग्नोर करिएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बेटा अपने पास रिलेटेड गुड्स में क्या गेम चलता है कि अगर कोल्ड ड्रिंक, अगर पेप्सी की प्राइस में चेंज आया, तो उससे कोक की डिमांड में क्या चेंज आएगा? सही, रिलेटेड गुड्स। एक गुड की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा, ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा बात सुनो, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स व्हिच कैन बी यूज्ड इफ वन इज नॉट अवेलेबल। भाई बात सुनना, मैं दुकान पे गया, मैंने कहा जी पेप्सी दे दो, उसने कहा सर पेप्सी नहीं है, मैं सीधी बात क्या बोलूंगा? अगली बात क्या बोलूंगा? कोक दे दो। तो बेटा अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ती है तो लोग पेप्सी खरीदेंगे, पेप्सी की डिमांड किस पे शिफ्ट मारेंगे वो लोग? तो पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट आया? पेप्सी की प्राइस कम होने से लोग पेप्सी की तरफ भागना शुरू करेंगे, तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? यानी कि सब्स्टिट्यूट्स में हमेशा कैसा रिलेशनशिप आता है? पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जॉइंटली यूज्ड गुड्स, फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, फॉर एग्जांपल डीवीडी प्लेयर एंड डीवीडी, फॉर एग्जांपल सिनेमा एंड पॉपकॉर्न। सोचिएगा जरा बेटा, हम लोग जब सिनेमा जाते हैं क्यों जाते हैं? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मूवी देखते हैं ना, पॉपकॉर्न खाने या फिर आवारागर्दियां करने तो नहीं जाते। अब बात सुनो भाई, अगर सिनेमा की टिकट जो है वो महंगी हो गई, क्या लोग मूवी देखने जाएंगे? जब लोग मूवी देखने ही नहीं जाएंगे, तो क्या लोग पॉपकॉर्न खरीदेंगे? तो बेटा सिनेमा की प्राइस अगर बढ़ती है, तो सिनेमा की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोग जब सिनेमा ही नहीं जा रहे तो क्या पॉपकॉर्न कैसे बिकेगा भाई? पॉपकॉर्न की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अगर सिनेमा अपनी प्राइस कम करता है कि लोग आए मूवी देखें, सिनेमा की प्राइस कम हुई, लोग मूवी देखने गए, तो लोग जब वहां पे जाएंगे तो पॉपकॉर्न भी तो खरीदेंगे, पॉपकॉर्न की डिमांड। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। भाई अगर गाड़ी सस्ती हुई, गाड़ी खरीदूंगा, पेट्रोल डालूंगा ना उसके लिए, तो गाड़ी सस्ती होने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? समझ गए बात को? ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब इसके अंदर हमारे पास जब फैक्टर ऑफ एक्टिव डिमांड की बात करते हैं, इन चार के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन, वेदर, टेस्ट, ट्रेंड, फैशन वगैरह, ये है वो। लेकिन मेरा मशवरा है कि इनके ऊपर ना जाए, क्योंकि इन पे लिखने का कंटेंट काफी कम है, इतना ज्यादा आप कंटेंट लिख नहीं सकते। ये चार जो है ना, इनके ऊपर आप एक मेजर अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है। अब बेटा यहाँ सामने देखो जरा, ये वाला पेज खोलिएगा अपने पास। यहाँ पर आपको सैंपल एक्सप्लेनेशन भी लिख के दी हुई है,
और आपको बताया मैं किस तरीके से आपके पास बेटा चेंजेस आ रही होती हैं। अब बात सुनिएगा, यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं क्वांटिटी डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड के साथ। सही है, यहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं क्वांटिटी डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड के साथ। क्वांटिटी डिमांड मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सही है, प्राइस की वजह से क्या मूवमेंट अलोंग द कर्व, सिट्रस पेरेबस और ये देखो जरा भाई, फॉर एग्जांपल क्रिश जो है वो दिन की 2 पेप्सी पीता है। ठीक है, क्रिश की इनकम बढ़ गई, पेप्सी की प्राइस कितनी है, 50 रुपए। सही, क्रिश की इनकम बढ़ गई। अब क्रिश 2 के बजाय 4 पेप्सियां पिएगा, 5 पेप्सियां पिएगा। लेकिन क्या दुकान वाला पेप्सी की प्राइस बढ़ा देगा फौरन से? यानी कि आपकी प्राइस फिलहाल सेम चल रही है, लेकिन क्रिश की डिमांड जो है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। आपकी प्राइस जो है वो सेम चल रही है, लेकिन क्रिश की डिमांड बढ़ चुकी है। इसी तरह अगर क्रिश की इनकम कम हो जाती है तो वो 1 पेप्सी पिएगा। सही है, तो क्या दुकान वाला हमदर्दी करेगा इससे कि नहीं यार तुम और पी लो? भाई वो बोलेगा जो भी आपने करना है, प्राइस 50 रुपए, आप 50 रुपए के हिसाब से मुझे दे दे। तो पेप्सी की प्राइस अभी भी क्या चल रही है, 50 रुपए। लेकिन क्रिश की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर से बेटा हमेशा क्या आता है आपके पास, शिफ्ट आता है। पॉइंटर्स लिखना स्टार्ट करें, इधर इसके नीचे या साइड में लिख लें कहीं पे। मैं नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात कर रहा हूं बेटा। क्वांटिटी डिमांड का पहला पॉइंट क्या था, प्राइस फैक्टर। तो इसका क्या होगा, नॉन प्राइस फैक्टर। लिखो पहली बात, नॉन प्राइस फैक्टर। उसका सेकंड पॉइंट क्या था, मूवमेंट अलोंग द कर्व। बेटा यहां पे क्या आ रहा है आपके पास, शिफ्ट आ रहा है, लिखे शिफ्ट। तीसरी बात बेटा, वहां पर क्या कांस्टेंट था, नहीं वहां पे, इधर इधर क्या कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट था, फिक्स क्या था? किसको इग्नोर कर रहे थे हम लोग, अदर फैक्टर्स को। बेटा यहाँ पे प्राइस तो चेंज हो रही है ना, हम किसको इग्नोर कर रहे थे, अदर फैक्टर्स को। यानी कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे, यहां पर क्या कांस्टेंट है, प्राइस। लिखिए जरा प्राइस कांस्टेंट, थर्ड पॉइंट। लास्ट बात बेटा, हमारे पास वहां पर क्या पॉइंट था, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती, यहां पर आप लोग लिखेंगे इंक्रीज या फिर डिक्रीज। इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या इसके अलावा राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। इंक्रीज मानी राइट वर्ड, डिक्रीज मानी लेफ्ट वर्ड। लिखे जरा, राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड, या इसके अलावा आउटवर्ड या इनवर्ड। राइट वर्ड, इंक्रीज, आउटवर्ड, ये तीनों का मतलब एक ही है, डिमांड का बढ़ना। राइट वर्ड, इंक्रीज, आउटवर्ड, तीनों का मतलब क्या है, डिमांड का बढ़ जाना। लेफ्ट वर्ड, डिक्रीज या इनवर्ड, तीनों का मतलब क्या है, डिमांड का कम हो जाना। तीनों में से कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकता है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस पे 4 मार्क का सवाल आ सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट, या फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो आपको पता होना चाहिए एक्सटेंशन किसकी वजह से आती है, प्राइस की वजह से, और इंक्रीज किसकी वजह से आता है, नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। समझ गए बात को, क्लियर है बेटा कहानी? अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा व्हाट इज पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक बड़ा मेजर आपका सिलेबस का पार्ट है। इट मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि आपके पास प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसकी वजह से आपकी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, और आपने कंप्लीट वर्ड्स में ही लिखना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। भाई कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे प्राइस लिख देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे, फिर बहस करेंगे सर आंसर तो सेम आएगा। ऐसा नहीं होता भाई, आपने वेरिएबल ही उलट कर दिए, आपने वैल्यूज ही उलट कर दी, किस तरह सेम आएगा आंसर आपका? डिमांड ऊपर आती है और प्राइस नीचे आती, ठीक है। अब बेटा इस फॉर्मूले से अपने पास कितनी वैल्यूज आएंगी, 5। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू इंफिनिटी। बट असल दुनिया में बेटा सिर्फ ये 2 केसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये 3 रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए क्या कहते हैं इनको हम लोग,
एक्सट्रीम, कोई टेंशन वाली बात है। अच्छा बेटा, इसको याद रखने का अक्सर भूल जाते हैं कि भाई ग्रेटर क्या है, लेस क्या है। इसको याद करने का एक तरीका निकाला है, वो तरीका सुने जरा। क्या लिखा हुआ है ये? गेली। जो मेमन लोग होते हैं, मेमन लोग पागल को बोलते हैं गेला। मेमन ही है ना आप? क्या बोलते हैं? गेला। गेला मतलब पागल लड़का, तो एक पागल लड़की को क्या बोलेंगे? गेली। ये से याद रखें आप। किस तरह चलेगा ये? कि अगर तो ग्रेटर है तो इलास्टिक, और अगर लेस है तो लिखें अपने पास, गेली का वर्ड लिखें। ग्रेटर है तो इलास्टिक, लेस है तो इन इलास्टिक। भूलेंगे नहीं कभी फिर। डन? क्लियर है? अब बेटा जरा डायग्राम्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर फैक्टर्स के ऊपर जाएंगे। हम लोग यहाँ पे फिलहाल बात करें सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। यहाँ पे देखो जरा बेटा, इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इलास्टिक डिमांड इज व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर आपके पास प्राइसेस थोड़े से कम हो रही हैं तो डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, और अगर आपकी प्राइसेस थोड़े से बढ़ती हैं तो डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से कम हो जाएगी। बेटा रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि एरोज ऑपोजिट जा रहे हैं ना। रिलेशनशिप कैसा है? ये बात तो तय है कि कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लेकिन उसके शेप को आपने देखना है। ठीक है, रिलेशनशिप आ गया आपके पास नेगेटिव। डायग्राम को देखो बेटा, इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। मुझे अपनी डायग्राम में ये एरोस प्रूव करने, सही है, ये एरोस प्रूव करने नजर आने चाहिए ये, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है। तभी बेटा इलास्टिक कर्व जो है वो ऐसा फ्लैटर कर्व बनता है। कैसा कर्व बन रहा है? फ्लैटर कर्व बनता है। देखो जरा भाई, ये प्राइस लेवल थी, कितनी डिमांड चल रही थी? प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू, और आप कहां पे ऑपरेट कर रहे हैं? पॉइंट ए पे। आपके पास प्राइसेस थोड़े से कम हो रही है, लेकिन आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ रही है। अब यहाँ पे एरोस को देखो, प्राइस में थोड़ा सा चेंज है और डिमांड में बहुत बड़ा चेंज है। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? देखो रिलेशनशिप तो डाउनवर्ड ही आ रहा है, लेकिन हमें इन एरोस को प्रूव करना है यहां। समझे? सर ऐसा क्यों होता है? बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा है, आपके पास मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सारे प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, अगर मैं इससे सामान लूंगा, ये महंगा दे रहा है, मैं उसके पास चला जाऊंगा, फिर मैं उसके पास चला जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन है ना बीइंग अ कंज्यूमर। समझे? लेकिन अगर मैं इसको इनइलास्टिक पे कन्वर्ट कर दूं, सेकंड है आपके पास इनइलास्टिक। बेटा इनइलास्टिक कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि आपके पास प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बट डिमांड में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ रहा है। या आपकी प्राइस बहुत ज्यादा से कम हो रही है, आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही है। बेटा रिलेशनशिप अभी भी कैसा आ रहा है? रिलेशनशिप अभी भी इनवर्स है, लेकिन मुझे इन एरोस को प्रूव करना है। यहां पे देखो जरा, इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। बेटा कर्व कैसा बनेगा आपका? एकदम कोई टेंशन वाली बात। अब देखो जरा ये क्यों बन रहा है ऐसे। आपके पास ये प्राइस लेवल थी, आप इतना सामान डिमांड कर रहे थे, प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू, ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। अगर आपकी प्राइसेस इतनी ज्यादा से बढ़ती हैं फ्रॉम पी टू P1, बेटा आपकी डिमांड देखो सिर्फ और सिर्फ कितने से कम हो रही है? कंपैरेटिवली थोड़े से कम हो रही है। प्राइस की लेंथ देखो और डिमांड की लेंथ देखो, जमीन आसमान का फर्क है। प्राइस में ज्यादा चेंज है और डिमांड में थोड़ा सा। ये कैसा बनता है? आप लोगों की गलती क्या है, आप लोग जब डिमांड कर बनाते हैं इलास्टिसिटी का, आपका इलास्टिक भी ऐसा दिखता है और इनइलास्टिक भी ऐसा दिखता है। क्या फर्क है दोनों में? कुछ पता चल रहा है कि इलास्टिक क्या है इनइलास्टिक क्या है? वो तो नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर रहा है भाई, उससे कोई मार्क्स थोड़ी है। नजर आना चाहिए कि एक फ्लैटर है और एक स्टीपर है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई टेंशन? समझ गए? अच्छा, अब इनइलास्टिक में ऐसा गेम क्यों चलता है, स्टीपर कर्व क्यों बनता है? बेटा इन इलास्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये है कि आपके पास मार्केट में कंपटीशन कम है, आपके पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स कम है,
रिस्पॉन्सिवनेस कम है, आप एक नेसेसिटी गुड बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन। अब एक बात बताओ, अगर पैनाडोल सस्ती होती है तो क्या टॉफियां समझ के खानी शुरू कर दोगे उसको? प्राइसेस ज्यादा से कम होंगी, डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी। या अगर पैनाडोल महंगी हो गई और आप बीमार हैं तो क्या आप पैनाडोल खानी छोड़ देंगे? फिर भी खाएंगे ना। तो प्राइसेस ज्यादा से बढ़ रही हैं और डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम, कोई मसले वाली बात? क्लियर है कहानी? अब आए जरा एक्सट्रीम केसेस के ऊपर। एक्सट्रीम केस में जो बेटा पहला एक्सट्रीम केस आपका आता है वो है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिटरी इलास्टिक की वैल्यू है पीईडी इज इक्वल्स टू 1। सही है? अच्छा, पीईडी का आंसर हमेशा माइनस में आता है, हाँ, ये बात पता है आप लोगों को? पीईडी का आंसर हमेशा माइनस में आता है। वो माइनस में क्यों आता है? क्योंकि हम वहां पे लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, इसीलिए आंसर हमेशा माइनस में आएगा। पीईडी का आंसर कभी भी प्लस में नहीं आ सकता। सही? यूनिटरी इलास्टिक कहता है जितने से प्राइस कम होगी उतने से डिमांड बढ़ जाएगी, या जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से डिमांड कम हो जाएगी। हमेशा 1 आंसर आएगा। 10/10, 50/50, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आ रहा होगा। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। अब इसका शेप देखो जरा बेटा, इसका शेप जो है ना वो एक चांद की तरह बना हुआ होता है। किस तरह बना हुआ है? चांद की तरह बना हुआ है। आपको ये शेप याद करना पड़ेगा। अब इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे बेटा पूरी मैथ्स लगी हुई है, वो मैथ्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना आपको समझने की जरूरत। आपको इसका शेप याद करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। लिख लो कहीं पे, ये लिखा हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरबोला। अगर एमसीक्यू में आपसे बोल दे भाई हाइपरबोला चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि हाइपरबोला का मतलब क्या है। यूनिटरी इलास्टिक। कोई टेंशन है? क्लियर है कहानी? समझ गए? वालेकुम सलाम सलाम। कोई टेंशन वाली बात बेटा? अब बात सुनो, आगे आओ। परफेक्टली इन इलास्टिक। बेटा इन इलास्टिक में क्या था? लो सब्सटीट्यूट्स, कम सब्सटीट्यूट्स। सही है? इन इलास्टिक में। परफेक्टली इन इलास्टिक में होता है जीरो सब्सटीट्यूट, नो सब्सटीट्यूट। कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं किसमें? इस बारे। और यहां पर हम जिस तरह के गुड की बात कर रहे हैं ना, वो गुड क्या है? एक ऐसी मेडिसिन, इस तरह समझ लें, एक ऐसी मेडिसिन है जो आपने दिन में एक गोली खानी ही खानी है, अगर नहीं खाई तो आप मर जाएंगे। ठीक है? और उस गोली का प्रोड्यूसर कौन है? मैं। मेरे अलावा कोई बंदा वो गोली नहीं बेचता। और आपने दिन की कितनी खानी है? एक। मैं बेटा लाख रुपए की बेचूं, करोड़ रुपए की बेचूं, या फ्री में दूं, कितनी गोली खाओगे अगर जिंदा रहना है तो बेटा आपकी मेडिसिन दिन की कितनी है? एक। मैं प्राइस बढ़ा भी सकता हूं और प्राइसेस को कम भी कर सकता हूं। यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक में आपकी प्राइस हमेशा क्या रहेगी? सेम। लेकिन आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ भी सकती है और क्वांटिटी आपकी कम भी। सॉरी सॉरी सॉरी। आपकी प्राइस हमेशा जो है वो चेंज हो सकती है, बट आपकी क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी भाई? कोई टेंशन वाली बात? क्लियर है? लास्ट केस पे आओ। परफेक्टली इलास्टिक। बेटा व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक के अंदर क्या होता है बेटा? इसका दूसरा नाम होता है परफेक्ट कंपटीशन। लिख लो अपने पास, परफेक्ट कंपटीशन। ईशान नोट्स मिल गए आपको? वालेकुम सलाम। बेटा इसका दूसरा नाम क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन। लिख लें अपने पास। अब बेटा बात सुनो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्टली इलास्टिक कहता है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं जो कि सेम गुड बनाते हैं, सेम क्वालिटी दे रहे हैं, सेम प्राइस लेवल चल रही है, दैट आर नोन एज होमोजीनियस इन नेचर। क्या बोलते हैं इसको? होमोजीनियस इन नेचर। अच्छा बेटा ये सारे के सारे क्या है? क्या लिखा हुआ है? प्राइस टेकर। व्हाट इज प्राइस टेकर? देखो बेटा दो चीजें होती है, एक बंदा होता है प्राइस मेकर और एक बंदा होता है प्राइस टेकर। प्राइस मेकर वो बंदा होता है जो समझ ले मार्केट का अब्बू होता है, जो प्राइस को डिसाइड करता है, जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, यानी कि मोनोपोली। वो प्राइस मेकर है। प्राइस टेकर हर वो प्रोड्यूसर होता है, प्राइस टेकर हर वो प्रोड्यूसर होता है जो एक फिक्स प्राइस को फॉलो कर रहा हो। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता।
लेकिन इसकी करीब करीब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल दूध वाले, मैं ऑलपर्स मिल्क पैक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ खुले दूध जो बिक रहे होते हैं ना दुकानों में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बेटा खुला दूध जो बिक रहा है, हर जगह पे प्राइस चल रही है 200 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और हर गली में एक या दो दूध वाले बैठे हुए ही बैठे हुए हैं। यानी कि 1000 ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग सेम गुड मिल्क, सेम प्राइस, और तकरीबन सबकी क्वालिटी भी 19-20 का ही फर्क रहता है। लेकिन ये अगेन परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं, क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है। अब बेटा बात सुनो, दूध की प्राइस 200 रुपया फिक्स है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई 250 का बेच रहा है कोई 400 का बेच रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यानी कि परफेक्टली इलास्टिक में आपकी प्राइस हमेशा क्या रहती है बेटा, सेम। भाई मैं गया, मैंने 2 लीटर दूध की खरीदा, क्रेश किया इसने 4 लीटर ले लिया, खुजैमा गया इसने 1 लीटर लिया, यानी कि क्वांटिटी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, तो क्वांटिटी कैन चेंज, बट आपकी प्राइस हमेशा क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। तो कर्व का शेप देख लें आप आपके सामने क्या बना, कोई टेंशन है, कोई मसले वाली बात है बेटा, क्लियर है पूरी कहानी, यहां तक समझ गए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी, बेटा देखो एग्जाम में फैक्टर का नाम इसको अपने पास ऐड करो, फैक्टर्स लिखे या डिटर्मिनेंट्स लिख दे मतलब एक ही है, या फैक्टर्स लिख दे या डिटर्मिनेंट्स लिख दे, एक ही मतलब है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीईडी, एक ही बात। सही है, अब बात सुनो, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक। बाकी तीन के बारे में बता चुका हूं, एक्सट्रीम केस है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। ये सारे फैक्टर्स किसके लिए हैं, या तो गुड को इलास्टिक बनाएगा या तो गुड को इन इलास्टिक बनाएगा। बेटा बात सुनो, पहला क्या है, सब्स्टिट्यूट्स। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतना कंपटीशन ज्यादा होगा, उतनी चॉइसेस ज्यादा होंगी, उतनी डिमांड बेटा आपकी क्या होती रहेगी, इलास्टिक। जितना कम कंपटीशन होगा, कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे, कम ऑप्शंस होंगे, डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, इन इलास्टिक। पहली बात क्लियर हो गई, समझ गए बात को। दूसरे केस में नेसेसिटी है कि लग्जरी है, बेटा अगर एक गुड नेसेसिटी है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, या फॉर एग्जांपल अल्कोहल, या फॉर एग्जांपल सिगरेट ड्रग्स वगैरह जो एक हैबिट फॉर्मिंग गुड होते हैं, उनकी डिमांड कैसी रहेगी हमेशा, लास्ट। लेकिन वो गुड जो कि लग्जरी है, यानी कि मैं उसके बिना सर्वाइव कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव वॉच, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव मोबाइल फोन, तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी बेटा आपके पास, इलास्टिक। कोई टेंशन वाली बात, आगे आओ। हैबिट फॉर्मिंग की बात मैं अभी आपसे कर चुका हूं कि अगर एक चीज है एडिक्टिव इन नेचर है, सिगरेट्स ड्रग्स अल्कोहल वगैरह, जो हमारे पास मार्केट फेलियर में वापस घूम के आएगा चैप्टर में, उसकी डिमांड कैसी होती है बेटा, इन इलास्टिक। एक और पॉइंट अपने पास ऐड करें, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का लफ्ज अपने पास लिखें, लिखें इफ यस, यानी कि अगर ब्रांड लॉयल है तो डिमांड इन इलास्टिक है, इफ यस इन इलास्टिक, इफ नो इलास्टिक, इफ यस इन इलास्टिक, इफ नो इलास्टिक। डन। अब बात सुनो, बेटा जो कंज्यूमर आईफोन के साथ ब्रांड लॉयल है, वो 10 लाख का भी बेचेगा ना, कंज्यूमर खरीदेगा। क्यों, क्योंकि भाई आईफोन, मुझे आईफोन से अच्छा कोई ब्रांड लगता ही नहीं है, तो मैं ब्रांड लॉयल। लेकिन वो बंदा जो ब्रांड लॉयल नहीं है, वो तो किसी भी ऑप्शन पे चला जाएगा ना, तो उसके लिए डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है बेटा टाइम पीरियड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने आपको A2 तक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा ये वाला पॉइंट। टाइम पीरियड जो आपका होता है ना बेटा, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि ये शॉर्ट रन इतने महीनों का रहेगा फिर वो लॉन्ग रन में चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। टाइम पीरियड का गेम समझो बेटा, आज से कुछ 10-11 साल पहले सैमसंग ने लॉन्च किया सैमसंग गैलेक्सी S5। S5 दुनिया का वाहिद मोबाइल फोन था जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर था, आईफोन के पास भी नहीं था तब तक। सैमसंग के अलावा दुनिया में किसी के पास फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, यानी कि सैमसंग ने वहां पे क्या क्रिएट कर ली, यूनिक सेलिंग पॉइंट। और बाकी प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज कैसी थी, फिक्स, कि वो फौरन से तो स्विच नहीं कर सकते कि भाई कल के कल तो मैं फिंगरप्रिंट नहीं डाल सकता ना। तो जब सैमसंग के पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट आ गया ना, सैमसंग ने उस यूनिक सेलिंग पॉइंट को कैश करवाना शुरू किया। और कैश कैसे करवाया, बाय चार्जिंग हायर प्राइस, कि भाई मैं ये फीचर दे रहा हूं, लेना है लो, नहीं लेना ना लो, ठीक है ना। हर वो बंदा जो टेक्नोलॉजी के साथ रहना पसंद करता है,
या हर वो बंदा जिसको अपनी सिक्योरिटी का थ्रेट है कि भाई मेरे अलावा कोई बंदा मेरा फोन ना खोल ले, क्योंकि पिन अनलॉक जो होता है या पैटर्न अनलॉक जो होता है वो तो देख लेता है ना बंदा, मेरे अलावा कोई और बंदा मेरा फोन इस्तेमाल ना करे, तो बेटा उसकी डिमांड सैमसंग के लिए क्या हो गई, इन इलास्टिक। शॉर्ट रन में सैमसंग की डिमांड कैसी हो गई, इन इलास्टिक, क्योंकि देखो मोबाइल फोन के सब्स्टिट्यूट्स तो हैं, उस टाइम पे एप्पल भी था और भी ब्रांड थे, लेकिन फिंगरप्रिंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो सैमसंग वाले। आज के टाइम में हर घटिया से घटिया फोन के अंदर फिंगरप्रिंट आ रहा है, तो अगर सैमसंग अब ये बात बोले कि जी मैं तो यूनिक सेलिंग पॉइंट बेच रहा हूं, क्या कोई उसकी बात मानेगा? लॉन्ग रन में जाके बेटा क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। अब हर फोन में फिंगरप्रिंट आ गया, जब हर फोन में फिंगरप्रिंट आ जाएगा तो बेटा कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिक। तो ये बात याद रख लो टिल द एंड ऑफ योर A2 इकोनॉमिक्स। शॉर्ट रन में डिमांड कैसी रहती है और लॉन्ग रन में डिमांड कैसी हो जाती है, कोई मसला? क्लियर है बेटा बातें? आगे बढ़ते रेवेन्यू को समझो। बेटा व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क क्या होता है? रेवेन्यू में और प्रॉफिट में फर्क क्या होता है? हाँ हाँ, प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करें, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करें। बेटा रेवेन्यू जो आपका होता है वो होता है एक तरीके से टोटल सेल्स, जितना पैसा आपको मिला, ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है आपका, टोटल सेल्स। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो आपका होता है बेटा वो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ऐसा ही है। बेटा बात सुनो, अगर बीइंग अ बिजनेस मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो रेवेन्यू बढ़ा लूं या तो अपने एक्सपेंसेस को यानी कि कॉस्ट को कम कर दूं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं रेवेन्यू बढ़ाऊंगा तब भी प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर एक्सपेंसेस कम करूंगा तब भी प्रॉफिट बढ़ेगा, सही है? मैंने इस पूरे चैप्टर में या जब से मैंने वर्कशॉप अभी स्टार्ट की है, मैंने खर्चों के बारे में बात नहीं की, मैंने कॉस्ट के बारे में बात नहीं की। तो बेटा हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज कर, समझ गए बात को? तो हम लोग ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिससे रेवेन्यू क्या हो जाए, कोई टेंशन वाली बात, कोई मसले वाली बात तो नहीं, क्लियर है? अब बेटा बात सुनो, या तो आपका रेवेन्यू बढ़े या तो कॉस्ट क्या हो जाए, कम। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना, लेकिन किस तरह बढ़ाएंगे, रेवेन्यू बढ़ा के। अब बात सुनो बेटा, पीडी के हिसाब से चलो और लॉजिकली मुझे चीजें बताना, ये डिमांड कौन सी बनी हुई है, इलास्टिक, यानी कि कंपटीशन ज्यादा है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप लोग एक ऐसी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपने रेक्स का या जैनम मार्केट का नाम सुना? आप बात सुनो, जैनम मार्केट जो है या रेक्स जो है उसमें क्या है, कोई 800-900 हजार दुकानें छोटी छोटी सी जो सिर्फ कपड़े बेच रही, ठीक है, टी शर्ट ट्राउजर्स वगैरह। हम सारे जैनम मार्केट में बैठे हुए, सही है। अगर आप चाहती हैं कि इसका कस्टमर उठ के आपके पास आ जाए, आपको पता है डिमांड कैसी चल रही है, इलास्टिक की इलास्टिक, इलास्टिक। आप चाहते हैं इसका कस्टमर उठ के आपके पास आ जाए, तो सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है आपके पास, प्राइसेस कम कर दो। भाई जब कंपटीशन ज्यादा होता है, इलास्टिक डिमांड है, मैं चाहता हूं इसका कस्टमर उठ के मेरे पास आ जाए, तो प्राइसेस क्या करूंगा, कम करूंगा। बेटा यहां पे लॉ देखो, इलास्टिक कहता है कि आप प्राइसेस थोड़े से कम करेंगे, आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, बेटा आपके रेवेन्यू पे भी क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाएगा। हारिस बस। कोई टेंशन बेटा, इलास्टिक कहता है प्राइस थोड़ी सी कम करोगे, क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगी और रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाएगा। तो इलास्टिक कहता है कि अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है और आपकी डिमांड इलास्टिक है तो प्राइसेस क्या करनी चाहिए, कम। तो इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप आ गया, कोई मसला? प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात? आगे सुनो, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक पे आए बेटा, इन इलास्टिक के अंदर क्या सीन चल रहा है हमारे पास, कि मेरे पास सब्स्टिट्यूट्स क्या है, कम, मेरे पास कंपटीशन क्या है, कम, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, कम। लॉजिकली सोचो, छोड़ दो बुक को, आपके पास मार्केट में कंपेरेटर नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका रेवेन्यू बढ़े, कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है,
प्राइसेस क्या करोगे, आ देंगे। बेटा प्राइसेस आप ज्यादा से बढ़ाएंगे, आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी, और आपके रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, कोई मसले वाली बात। क्लियर है। यूनिटरी इलास्टिक क्या कहता है, यूनिटरी कहता है कि जितने से प्राइस बढ़ाओगे उतने से रेवेन्यू कम हो जाएगा, सॉरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जितने से प्राइस कम करोगे उतने से क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे देखो, लेट से मेरी प्राइस कितनी चल रही है, 10, सही है, और मैं कितना यूनिट बेच रहा हूँ, 5। अच्छा नसीब को मैं बोल दो, ये जितने भी ग्रुप्स है ना क्लास वाले, उन पे मैसेज चला दे क्लास नहीं है आज, सब रात में रखेंगे, टाइमिंग बता दूंगा मैं। बेटा प्राइस क्या चल रही है, 10, कितना माल बेच रहे हो आप, 5 यूनिट, रेवेन्यू क्या आ गया, 50 का। यूनिटरी कहता है जितने से प्राइस कम होगी उतने से क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने प्राइस 10 से कर दी कितनी, 5, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी हो गई, 10। बेटा रेवेन्यू कितना आ रहा है। यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि भले प्राइस बढ़ाओ या भले प्राइस कम करो, आपके रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और रेवेन्यू कैसा रहेगा आपका, हमेशा सेम, कोई टेंशन है। समझ गए हैं बात को। अच्छा बेटा नोट्स में ये जो डायग्राम्स आपके पास बनी इनको आपने इग्नोर करना है, ठीक है, ये डायग्राम्स को आप लोगों ने इग्नोर करना है, रेवेन्यू वाली। लेकिन इसकी डायग्राम सीख लो, यूनिटरी इलास्टिक की डायग्राम सीख लो। बेटा मैंने क्या बताया, भले आप प्राइस बढ़ा दें या भले आप प्राइसेस कम कर दें, आपका रेवेन्यू हमेशा कैसा रहेगा, सेम, फिक्स रहेगा। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, यहां पे आ गई प्राइस, यहां पे आ गया टीआर। टीआर कितना रहना चाहिए आपका, 50। फिर भले आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाए या भले आपकी प्राइस कम हो जाए, तो बेटा कर्व कैसा बनेगा, समझ गए। भले आपकी प्राइसेस बेटा बढ़ जाए या भले प्राइसेस कम हो जाए, रेवेन्यू कैसा रहेगा, हमेशा सेम। कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, समझ गए हैं बात को। आगे सुनो, परफेक्टली इनइलास्टिक, मैंने क्या बोला था, एक मेडिसिन है, जिंदा रहना है तो वो खानी पड़ेगी, नहीं खाओगे तो मर जाओ। अब बेटा मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ जो वो मेडिसिन बेचता है। मेरे पास एक कंज्यूमर आया, बोला कि भाई मुझे ना मेडिसिन खरीदनी है वरना मैं मर जाऊंगा। लॉजिकली सोचो, क्या मैं अब्दुल सत्तार ईदी हूँ, मैं क्या करने बैठा हूँ, बिजनेस करने बैठा हूँ, धंधा करने बैठा हूँ, तो मैं उसको जितने भी पैसे बोलूंगा पे करेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कहता है कि अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो प्राइसेस क्या करो, फुल बूस्ट मार दो, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर मैं दूध वालों की बात करूं, तो बेटा दूध वालों की तो प्राइस चेंज नहीं होती, सही है, लेकिन उनका रेवेन्यू ऊपर नीचे हो रहा होता है। कैसे होगा, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आता, रेवेन्यू किस पे चलता है बेटा, कॉस्ट की हम बात ही नहीं कर रहे, हाँ क्वांटिटी। भाई मैं रोज 2 लीटर दूध परचेज करता हूं, तो दूध वाले को रेवेन्यू मिल गया, लेट से 10 रुपए लीटर अगर चल रहा है, कितने का रेवेन्यू मिल गया, 20 रुपए का। मेरे घर पे मेहमान आ गए, मैंने 3 लीटर दूध ले लिया, अब कितना रेवेन्यू आया उसका, 30। प्राइस में तो कोई चेंज नहीं था ना, मेरी क्वांटिटी में चेंज आया, तभी उसके रेवेन्यू में चेंज आया, समझे। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक में क्वांटिटी और रेवेन्यू का लिंक चलता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले वाली बात है बेटा। अब इधर आओ जरा सामने, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस बेटा आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी फॉर एमसीक्यूज। कैलकुलेट कैसे किया जाता है पीडी को, मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स दी हुई है सबको, सही है। ये वाला सेक्शन आपने रिकॉर्डिंग से देखना, लिख ले इसके ऊपर रिकॉर्डिंग, वैसे वो यूट्यूब पे भी डाली हुई है मैंने, बहुत डिटेल में, तकरीबन समझ ले हर तरह का एमसीक्यू कवर किया हुआ है उस वीडियो में, ये आपने रिकॉर्डिंग देखनी है, सही है। अब यहां पे आओ, यूजफुलनेस ऑफ पीडी टू अ गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फायदेमंद होती है, हम लोगों ने जो रेवेन्यू वाला गेम सीखा था ना, वो था यूजफुलनेस ऑफ पीडी फॉर अ प्रोड्यूसर, ठीक है, रेवेन्यू तो प्रोड्यूसर कमाता है, समझे। गवर्नमेंट को क्या फायदा है, देखो बेटा गवर्नमेंट भी इलास्टिक और इन इलास्टिक पे ही खेलती है। मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करता हूं मेडिसिन की और मैं बात करता हूं सिगरेट की, दोनों क्या है, इन इलास्टिक इन नेचर। सोचे ना, एक मेडिसिन है और एक हैबिट फॉर्मिंग है, तो दोनों क्या बन गए, इन इलास्टिक इन नेचर। बट एक गुड आपके लिए अच्छा है और एक गुड आपके लिए बुरा है। गवर्नमेंट को अच्छा वाला गुड बढ़ाना है और बुरा वाला गुड कम करना है। बेटा अच्छा वाला गुड कैसे बढ़ेगा, सब्सिडीज दे दो, टैक्सेस कम कर दो,
इंफॉर्मेशन दो, नॉलेज दो। तो अच्छे वाले गुड पे गवर्नमेंट इस तरह काम करती है कि सोसाइटी को फायदा, वो सब्सिडीज दे के, बेनिफिट वगैरह दे के। लेकिन बुरे वाले गुड को क्या करना है, कम करना है। तो गवर्नमेंट क्या लगा देगी उसके ऊपर, टैक्सेस। चलो बैन भी कर सकती है, टैक्सेस लगा सकती है। चलो ये बात मैंने मानी कि भाई हैबिट फॉर्मिंग है तो लोग सिगरेट पीना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को क्या मिलना शुरू हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू। सेम टैक्स रेवेन्यू कुड बी स्पेंट बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ग्रो इकोनॉमी। समझ गए हैं बात को, कोई टेंशन वाली बात है। इलास्टिक पे आओ। इलास्टिक में क्या गेम चलता है, इस तरह सोचे बेटा, एक प्रोड्यूसर पाकिस्तान का है जो गाड़ियां बनाता है, और एक प्रोड्यूसर बाहर से है जो गाड़ी को हमारे मुल्क में भेजता है, यानी कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है गाड़ी। तो बेटा गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि लोकल प्रोड्यूसर ग्रो करे कि गोरा ग्रो करे, लोकल, लोकल प्रोड्यूसर ग्रो करे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों के ऊपर लगा दे टैक्सेस, टैरिफ, एम्बार्गो, ताकि बाहर से गाड़ियां ना आए और लोग किधर स्विच मार दे, डोमेस्टिक पे। कोई टेंशन है बेटा, कोई मसले वाली बात, समझ गए सारी कहानियां। अच्छा भाई, अब आइएगा सप्लाई पे। अच्छा, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीईडी के, इसकी पिक्चर ले लीजिएगा सारे जरा। मैं आप लोगों को पीईडी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दिखा रहा हूँ बेटा, इनकी पिक्चर लो। ये बेनिफिट्स आ गए। हो गए। ड्रॉबैक्स की ले लें पिक्चर अब। अब देखो बेटा, बात सुनो। बेनिफिट्स जो हम लोगों ने अब तक बातें की है ना, यूजफुलनेस फॉर गवर्नमेंट एंड यूजफुलनेस टू प्रोड्यूसर, ये सब क्या है, बेनिफिट्स। मैं जरा ड्रॉबैक की बात आप लोग को बता देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ एक मेडिसिन की, मेडिसिन वो बंदा खाता है जो बीमार है, सही है ना। कोई सही बंदा तो पैनाडोल नहीं खाएगा ना टॉफियों की तरह, कि भाई रोज एक पैनाडोल खा ली चलो भाई निहार मुंह, इस तरह तो नहीं होता। आपको तो फिर जब बीमार होंगे तभी खाएंगे ना। अब बात सुनो, जो बंदा बीमार है उसके लिए पैनाडोल की डिमांड फिल वक्त इनइलास्टिक चल रही है। जो बंदा ठीक है उसके लिए डिमांड क्या है, इलास्टिक। भाई आईफोन की डिमांड मेरे लिए इनइलास्टिक है क्योंकि मैं ब्रांड लॉयल, क्या पता आपके लिए इलास्टिक हो। यानी कि ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर चेंज होता रहता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउस होल्ड स्पेंडिंग पैटर्न। एक और बात, जिस तरह मैंने टाइम पीरियड की बात की, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में इलास्टिक, तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से भी चेंज होता रहता है, ठीक है। और एक बात सुनो बेटा, जब हम लोग इलास्टिसिटी की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है मार्केट रिसर्च। सही, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट कंडीशंस को देखना पड़ता है, तो कभी कभार एक्यूरेसी के मसले भी आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को। अब देखो, मेरा प्रोडक्ट मुझे पता है कि इनइलास्टिक है, लेकिन क्या कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, ये भी तो एक मसला आता है ना। भाई आप अगर एक इतनी महंगी गाड़ी बेच रहे हैं, सही है, आपके हिसाब से आपने कहा जी मेरा कस्टमर तो मेरे पास आएगा ही आएगा क्योंकि वो ब्रांड लॉयल है, तो डिमांड कैसी हो गई, इनइलास्टिक। लेकिन क्या ये चीज फर्ज है कि वो कंज्यूमर अफोर्ड कर भी पाएगा कि नहीं, तो पीईडी ये इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आप लोग इनको आराम से पढ़ भी सकते हैं। अब आ जाए सप्लाई पे। बेटा सप्लाई और डिमांड, इन्हीं पे मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक्स आपका बेस करता है। तो सप्लाई को जरा देख लेते हैं भाई। सप्लाई इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर, डिमांड क्या थी, कंज्यूमर। अब आप लोग सोचेंगे अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर रख के, एक दुकानदार समझ के आप लोगों ने चलना है, ठीक है बेटा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड मानी जमीन, एनीथिंग विच इज नेचुरल, यानी कि रोड हो गया, पहाड़ हो गया, सनलाइट हो गया, सब किस कैटेगरी के अंदर आएगा बेटा, लैंड में। सी हो गया, दरख्त हो गए, सब लैंड में आएगा। लेबर, इंसान, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स में। लेबर, इंसान, बेटा लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है, वेज। लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, रेंट होता है। कैपिटल का मतलब है मशीन्स, जो हम लोग मशीन यूज करते हैं अपने बिजनेसेस में, वो मशीन्स होती हैं। तो बेटा मशीन जब मैं लेके आता हूं मेजॉरिटी बेसिस पे, मैं बैंक से क्या मांगता हूं, लोन। लोन के बदले में क्या पे करना, इंटरेस्ट। तो कैपिटल का रिवॉर्ड
इंटरेस्ट। इंटरप्राइज, बेटा इंटरप्राइज वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो इन तीन को कंबाइन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, उनको बेचता है और क्या लेके भाग जाता है, प्रॉफिट। बेटा ये तीन जो है ना, ये तीन, ये आपके बिजनेस की क्या है, कॉस्ट। प्रॉफिट आपके बिजनेस की कॉस्ट नहीं है, ये तीन आपके बिजनेस की कॉस्ट है, खर्चा है। ठीक है, तो इनको याद रखना। यार प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है, प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। वो हर वो काम करेगा जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, अब बेटा बात सुनो, लॉ ऑफ सप्लाई। जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड था वैसे ही अपने पास क्या आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई। आप एक प्रोड्यूसर हैं, अब वो माइंडसेट से चलेंगे हम लोग। भाई लेट्स से ये पेंसिल है, इस पेंसिल की प्राइस बढ़ गई, तो मैं बीइंग अ प्रोड्यूसर ज्यादा बेचने की करूंगा कि कम, ज्यादा बेचने की करूंगा। भाई महंगा हुआ है ना, जितना बेच सकते हो बेच लो। तो बेटा आपकी क्वांटिटी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इसकी प्राइस कम हो जाएगी और मुझे अगर नुकसान होने के चांसेस हुए तो मैं क्वांटिटी सप्लाई क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। बेटा एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बेटा रिलेशनशिप कैसा आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, यानी कि डायरेक्ट। डायग्राम को देखो, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगी, प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगी, क्वांटिटी। रिलेशनशिप कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। तो कर्व कैसा बनना चाहिए, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड स्लोपिंग। समझ गए, समझ गए बात को। अब इसको अगर मैं प्राइसेस के साथ लेके चलूं, बेटा ये प्राइस चल रही थी, इतना सामान आपका बिक रहा था, आप थे पॉइंट ए पे, यानी कितना सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपके पास प्राइसेस बढ़ जाती हैं फ्रॉम पी टू P1, आप ज्यादा सामान प्रोड्यूस करने की करोगे, और आप आ गए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कोई मसला। अच्छा एक्सप्लेनेशन सेम वही है जो डिमांड वाली थी। सबसे पहली बात थी प्राइस फैक्टर, दूसरी बात मूवमेंट अलोंग द कर्व, तीसरी बात स्ट्रेस वेरिएबल्स, यानी कि सिर्फ प्राइस अकेला तो नहीं जो सप्लाई को अफेक्ट करेगा, लास्ट बात एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कोई टेंशन बेटा, समझ गए यहां तक बात को, क्लियर है कहानी। एक्सप्लेनेशन आप सबको दिख के दी हुई है, सैंपल एक्सप्लेनेशन तो पढ़िएगा इनको घर जाके। अब बेटा हम लोग यहां पे देखो एक टर्म लिखी हुई है कि डिमांड प्लेज एन इनविजिबल हैंड। ठीक है, डिमांड प्लेज एन इनविजिबल हैंड, इसका मैं बिल्कुल छोटा सा आपको मतलब बता देता हूं। बेटा प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से कभी भी प्रोडक्शन को अप डाउन नहीं करता, अपनी मर्जी से नहीं चलता वो कभी। डिमांड उसको सिग्नल प्रोवाइड करती है कि भाई मुझे और चाहिए प्रोडक्ट, तो तुम और बनाओ। तो यहाँ पे जो टर्म लिखी है ना, डिमांड प्लेज एन इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है, यानी कि डिमांड है, वो सिग्नल प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर को टू प्रोड्यूस मोर, उस हिसाब से फिर प्रोड्यूसर ज्यादा बनाता है। समझे, ये गेम है इसका, कोई टेंशन तो नहीं है। समझ गए, बेसिक सी कहानी थी। अब आओ जरा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर्स। सबसे पहला नॉन प्राइस फैक्टर बेटा आपका क्या है, खर्चा, रेंट, वेज या फिर इंटरेस्ट, रेंट वेज या फिर इंटरेस्ट, ये सबसे पहला खर्चा है। खुद सोचो, अगर वेजेस बढ़ जाती है, वेजेस बढ़ गई तो लेबर सस्ता होगा कि महंगा होगा, वेजेस बढ़ती हैं तो लेबर सस्ता होगा कि महंगा होगा, महंगा होगा। बेटा लेबर महंगा होगा तो बिजनेस की कॉस्ट, बिजनेस की कॉस्ट बचाने के लिए कुछ वर्करों को मैं फारिग करूंगा। जब मैं कुछ वर्करों को फारिग करूंगा तो बेटा ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल सप्लाई, समझ गए बात को। तो पहला फैक्टर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। हाँ अगर कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कोई मसला। सेकंड केस, टेक्नोलॉजी। भाई जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जितनी फास्ट मशीन होगी, उतना तेज काम होगा, उतना एफिशिएंट काम होगा, उतनी कम वेस्टेज आपके पास होगी, तो बेटा सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा केस सब्सिडी। देखो सब्सिडी जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट होती है जो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स सॉरी प्रोड्यूसर्स को दी हुई होती है। अब देखो गवर्नमेंट मेरी रिश्तेदार नहीं है, सही है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है। अगर गवर्नमेंट मुझे पैसे दे रहा है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे हॉस्पिटल खोलना है, मेरे पास हॉस्पिटल खोलने के लिए 50 रुपए हैं, जबकि हॉस्पिटल कितने में खुलेगा, 100 रुपए में। मेरे पैसे कम है, गवर्नमेंट मेरे पास आई, गवर्नमेंट ने बोला हादी तुम्हें हॉस्पिटल खोलना है, मैंने कहा जी। तो कहते ये लो रिमेनिंग 50 रुपए, नहीं ये लो रिमेनिंग 50 रुपए, बट एक शर्त है, एक कंडीशन है। मैं पूछूंगा जी क्या कंडीशन है, कि आपने हर हफ्ते 100 लोगों का इलाज फ्री करना है, ये कंडीशन आ गई। जब तक कंडीशन मीट करते रहोगे सब्सिडी हम आपको देते रहेंगे।
ठीक है, या मुझे फैक्ट्री खोलनी है, भाई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपको पैसे दूंगी, बट कंडीशन क्या है, फैक्ट्री आप खोलेंगे हैदराबाद में, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पे बेरोजगारी कम करनी है, गवर्नमेंट की कंडीशन आ गई, सब्सिडी ऑलवेज कम्स विद कंडीशन। सही है। अब सब्सिडी जब मिलती है तो बेटा बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, बिजनेस का खर्चा कम होता है, तो भी सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, ओवरऑल बढ़ जाएगी। लास्ट केस इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, या फिर इसका एक और नाम होता है रिग्रेसिव टैक्स। मैंने आपको डायरेक्ट टैक्सेस का बताया था कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाए जाते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी टैक्स का रेट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जो जितना अमीर होगा उतना टैक्स पे करेगा, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। सर व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स? रिग्रेसिव टैक्स कहता है कि जब बंदा जितना गरीब होता रहेगा ना, उसको उतनी जोर की टैक्स की चमाट पड़ेगी, गरीबों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा और अमीरों पे कम इंपैक्ट आएगा। कैसे? बेटा मैं गया पेट्रोल स्टेशन, ठीक है, मैंने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया, 100 रुपए के पेट्रोल पे मैंने 10 रुपया टैक्स पे कर दिया, ठीक है, मेरे ही साथ मेरी बिल्डिंग का गार्ड जो है वो भी गया पेट्रोल भरवाने, उसने भी 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया, उसने भी कितना टैक्स पे किया, मैंने भी कितना टैक्स रुपए पे किया। तो बेटा एक बात बताओ, 10 रुपए की अहमियत मेरे लिए ज्यादा है कि उसके लिए ज्यादा है? तो उसकी इनकम लेवल क्या है, तो उसको चमाट भी जोर की पड़ेगी। ये होता है रिग्रेसिव टैक्स। जितनी इनकम कम होती रहेगी उतना टैक्स का रेट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब बात सुन, बेटा इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जी, टैक्स तो आपके लिए भी उतना ही रहेगा ना जितना उसके लिए है। मेरे लिए तो उतना ही है, लेकिन उसको लेकिन इसलिए चमाट पड़ रहा है क्योंकि उसकी इनकम कम है। हाँ समझे बात को। अब बात सुने, बेटा इनडायरेक्ट टैक्स लग गए, सही है, चीजें महंगी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो प्रोड्यूसर पे बर्डन बढ़ता है, बर्डन बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी। समझे बात को। एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर सकते हैं वेदर का, लिखे वेदर फॉर फार्मर्स या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स, वेदर फॉर फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। बेटा यहां पर उनके लिए मौसम, वेदर और बारिश, सनलाइट वगैरह बहुत बड़ा एक की फैक्टर है उनकी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वेदर फॉर फार्मर्स, वेदर्स इन केस ऑफ फार्मर्स, क्या अगर आप वेदर के बारे में लिख रहे हो तो फार्मर के साथ लिंक कर सकते हो आप। अब बेटा इसमें भी एग्जैक्टली exactly वही केस होता है जो आपकी डिमांड वाला केस था, जिस तरह डिमांड में मूवमेंट आती है, इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई में भी क्या आती है, मूवमेंट। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर्स आ जाएंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा, शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, शिफ्ट। भाई सब्सिडी वगैरह अगर मिलती है तो सब्सिडी मिलने से आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाएगी। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो उससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी। समझते हैं बात को बेटा, क्लियर है पूरी कहानी। यहां पे आओ जरा, ये वो टॉपिक है जिससे आप लोग इतना कंफ्यूज करते हो पीईडी को और पीईएस को। बेटा कुछ फैक्टर्स हैं जो यहां पर हैं, भले थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं पीईडी से, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का फर्क। समझे बात को। अब बेटा बात सुनो, व्हाट इज पीईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको यह बताता है कि आपके पास प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया, उसकी वजह से आपकी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया, ऐसा ही बताता है। तो पीईएस क्या बताएगा कि आपके पास प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया, उसकी वजह से आपकी सप्लाई में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। समझते हैं बात को, क्लियर है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा इस फॉर्मूले से भी अपने पास वो 5 वैल्यूज ही आएंगी और गेली वाला कॉन्सेप्ट ही फॉलो होगा, बट थोड़ी सी करेक्शन है आपको नोट्स में करनी पड़ेगी। बेटा रियलिटी में पीईएस में रियलिटी में ये और ये 3 केस एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सप्लाई में करेक्शन कर लें अपने पास नोट्स में। यहाँ पे मैंने तीनों के बारे में एक्सट्रीम केस में डाला हुआ है ना, इसको तीनों को एक्सट्रीम केस में डाला हुआ है, करेक्शन करो। तीनों एक्सट्रीम केस नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, सही है। तो कौन कौन से केसेस हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते? एक यूनिटरी इलास्टिक एग्जिस्ट नहीं करता,
और एक परफेक्टली इलास्टिक रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेटा करेक्शन कर ले इसको। डन। अब बात सुनो बेटा, डायग्राम्स की तरफ जाने से पहले मैं बात करूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस पे। सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, और वो तरीका क्या है कि अगर आपका प्रोड्यूसर खुश है, हैप्पी है, फौरन से काम कर रहा है, तो सप्लाई कैसी होगी उसकी? इलास्टिक। अगर आपका प्रोड्यूसर परेशान है, टेंशन में बैठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो बेटा उसकी सप्लाई कैसी हो जाएगी आपके पास? ठीक है। बस ये दो चीजें याद रख लो, पूरा गेम निकल जाएगा। खुश है तो इलास्टिक, परेशान है तो इन इलास्टिक। अब बेटा बात सुनो, फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस में जो आपका पहला कॉन्सेप्ट है वो है स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। सर व्हाट इज स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी? क्या आपके पास इनफ रॉ मटेरियल है कि जब आपको अपनी सप्लाई बढ़ानी चाहते हैं आप अपनी सप्लाई बढ़ा दें? क्या आपके पास इनफ लेबर है कि जब आप अपनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी सप्लाई बढ़ा लें? क्या आपके पास अब इनफ जमीन है? क्या इनफ कैपिटल है? इनफ रिसोर्सेज हैं? अगर तो ये सारी चीजें हैं कि यस, इनफ रिसोर्स है, इनफ कैपिटल है, सारी चीजें मेरे पास है, तो बेटा मैं खुश होऊंगा या परेशान होऊंगा? खुश होऊंगा। अगर मैं खुश होऊंगा तो सप्लाई कैसी होगी? लेकिन ना मेरे पास रॉ मटेरियल है, ना मेरे पास रिसोर्स है, ना कुछ है, तो मैं परेशान होऊंगा, तो बेटा मेरी सप्लाई कैसी हो जाएगी? कोई मसला? समझते हैं बात को। सेकंड केस के ऊपर आओ, नेचर ऑफ गुड। बेटा नेचर ऑफ गुड के अंदर हम लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं वो कैसा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, रयान जो है वो एप्पल बेचता है, यानी कि सेब। सही है, सेब बेच रहा है, फ्रूट बेचता है। और अजीम जो है वो चेयर्स बेचता है। ठीक है। दो अलग अलग प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर फ्रूट बेच रहा है और एक प्रोड्यूसर चेयर बेच रहा है। बेटा दोनों में से लाइफ किसकी ज्यादा है प्रोडक्ट की? चेयर की ना भाई, लॉजिकल सी बात है। मैंने दोनों से इससे एक सेब लिया, अजीम से एक चेयर ली, उनको मैंने एक कमरे में डाल दिया। बेटा सेब 2 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन चेयर 6-8 महीने साल पड़ी रहेगी। कोई टेंशन तो नहीं होगी उसको, ऐसा तो नहीं पड़े पड़े बिखर जाएगी, पड़ी रहेगी ना वो अंदर। अब बात सुनो, एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसका प्रोडक्ट पेरिशेबल इन नेचर है। व्हाट इज पेरिशेबल? जल्दी खराब होने वाला। सही है। या फिर नॉन ड्यूरेबल, दो लफ्ज होते हैं बेटा। पेरिशेबल को वो नॉन ड्यूरेबल भी लिख सकता है, अपने पास ऐड कर लो। पेरिशेबल को नॉन ड्यूरेबल भी लिख सकता है, और नॉन पेरिशेबल को ड्यूरेबल भी लिख सकता है। सही है। नॉन पेरिशेबल जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, और पेरिशेबल जो होता है वो नॉन ड्यूरेबल होता है। लफ्ज है। सही है। अब बात सुनो बेटा, रयान बेच रहा था एप्पल। एप्पल इज पेरिशेबल इन नेचर, यानी कि इट इज नॉन ड्यूरेबल, जल्दी खराब हो जाता है। और अजीम चेयर बेच रहा है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। दोनों प्रोड्यूसर में से किसको टेंशन पड़ी हुई होगी कि अपना माल जल्दी बेच दे? रयान। क्योंकि रयान ने अगर रात तक सेब नहीं बेचे तो सेब सारे खराब हो जाएंगे। अगर रात तक नहीं तो कल तक तो खराब हो ही जाएंगे। तो दोनों प्रोड्यूसर में से टेंशन में कौन होगा? रयान। रयान क्या बेच रहा था? सेब। और खुश कौन होगा? अजीम। अजीम क्या बेच रहा था? चेयर। यानी कि वो प्रोड्यूसर जो एक ऐसा प्रोडक्ट बेचता है विच इज पेरिशेबल इन नेचर, यानी कि एप्पल, सब्जी वगैरह, उसकी सप्लाई कैसी होगी? इलास्टिक इन इलास्टिक? एप्पल की। खुश है कि नाराज है? नाराज है, तो सप्लाई कैसी होगी? इन इलास्टिक। लेकिन अजीम जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है मशीन में, मशीन में बन गई, लाके खड़ा कर दिया भाई शोरूम पे, तो अजीम खुश होगा परेशान होगा? खुश होगा। तो अजीम की सप्लाई कैसी होगी? इलास्टिक। यानी कि पेरिशेबल की सप्लाई इन इलास्टिक होती है और नॉन पेरिशेबल की इलास्टिक। कोई टेंशन? अगर इसको मैं पॉइंट को और डिटेल में बताऊं, बेटा सेब बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, बारिश, सनलाइट, फ्लड आ गए तो अलग बेड़ा गर्क हो जाएगा फसल का। लेकिन अजीम जो काम कर रहा है वो तो फैक्ट्री में काम कर रहा है ना भाई, सारी चीजें वो है, नेचुरल चीज तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं। यानी कि ये भी एक फैक्टर आ गया कि रयान की सप्लाई इनइलास्टिक रहेगी क्योंकि वो डिपेंडेंट है मौसम के ऊपर। लेकिन अजीम की सप्लाई कैसी रहेगी? इलास्टिक। कोई टेंशन वाली बात? क्लियर है कहानी? आ गया। ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। बेटा ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि आप कितनी आसानी से अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप लेबर टू कैपिटल जा सकते हैं या कैपिटल टू लेबर आ सकते हैं, कितनी आसानी से, कितने कम टाइम में।
जो प्रोड्यूसर ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, जो प्रोड्यूसर जल्दी काम करेगा, उसकी सप्लाई कैसी हो जाएगी, इलास्टिक, क्योंकि वो क्या है, खुश है नाराज है। मैं फौरन से काम कर रहा हूं, मैं खुश हूं परेशान हूं, खुश हूं, तो सप्लाई कैसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बहुत स्लो काम कर रहा हूं, मैं टेंशन में पड़ा रहता हूं, तो मेरी सप्लाई कैसी रहेगी, कोई टेंशन वाली बात। लास्ट केस पे आओ बेटा, ये देखो टाइम पीरियड का जो पॉइंट है, टाइम पीरियड का जो पॉइंट है, ये उसके साथ मिलता जुलता था, पीछे पीडी वाले के साथ, सही। अगर तो देखो सिंपल आप लोगों ने रट्टा मारना है कि यार शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, रट्टा मारना है तो दोनों में शॉर्ट रन में इलास्टिक होती है और दोनों में लॉन्ग रन में इलास्टिक होता है। लेकिन रट्टा नहीं मारना, तरीके से बात को समझ लें। देखें, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, स्टीव जॉब्स, ठीक है। स्टीव जॉब्स ने जब अपना एप्पल का जो प्रोडक्ट था वो जब लॉन्च किया, उसने काम अपने गैरेज से काम करना शुरू किया, ठीक है। छोटे पैमाने पे काम किया, स्मॉल स्केल पे काम किया, यानी कि मैं अभी शॉर्ट रन की बात कर, स्टीव जॉब्स के लिए। बेटा स्टीव जॉब्स ने जब अपने गैरेज से काम करना शुरू किया, तो उसका गैरेज क्या बन गया, उसका लैंड, जमीन जहां पे वो बैठ के काम कर रहे हैं। अब बेटा एक बात मुझे ये बताओ, क्या स्टीव जॉब्स के पास इतना पैसा था कि वो जब चाहे नई जमीन ले आए, जब चाहे जमीन को बड़ा कर ले या कुछ कर ले, नहीं। यानी कि शॉर्ट रन में बिजनेस के लिए लैंड कैसा होता है, फिक्स्ड। उसने अपने दोस्त को जॉब दी, दोस्त ने अच्छा काम नहीं किया, उसको निकाल के चाचे को जॉब दे दी, किसी और को जॉब दे दी, फुप्पी के बेटे को जॉब दे दी। यानी कि लेबर आपके पास कैसा रहेगा, वेरिएबल। कैपिटल क्या है बेटा, मशीन। क्या स्टीव जॉब्स के पास शुरू में इतना पैसा था कि वो जब चाहे नई मशीन ले आए, जब चाहे मशीन रिप्लेस कर दे, नहीं। तो बेटा शॉर्ट रन में मशीन भी कैसी हो गई, फिक्स। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, तो स्टीव जॉब्स के पास इतना पैसा है कि वो पूरा पाकिस्तान खरीद ले। यानी कि लैंड क्या हो जाएगा लॉन्ग रन में, वेरिएबल। लेबर तो पहले भी वेरिएबल था, अब भी कैसा रहेगा, वेरिएबल। और कैपिटल भी क्या हो जाएगा। दोनों टाइम पीरियड में से, दोनों टाइम पीरियड में से मुझे ये बताओ, प्रोड्यूसर किस टाइम पीरियड में खुश है, लॉन्ग रन में, और कहां पर परेशान है, क्योंकि ना वो अपना लैंड हिला सकता है और ना ही वो कैपिटल हिला सकता है, कोई टेंशन वाली बात। तो बेटा शॉर्ट रन में आपकी डिमांड कैसी रहेगी, और लॉन्ग रन में कोई मसले वाली बात। बेटा कंफ्यूज मत होना, पीईडी और पीईएस के फैक्टर्स में मार्क्स खा जाता है एग्जाम में। समझ गए हैं बात को, क्लियर है सारी चीजें। जरा डायग्राम्स को देखते हैं, फिर आप लोगों को ब्रेक दूंगा थोड़ा सा। बेटा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो हम लोगों ने पीछे पीडी पढ़ा था ना, इलास्टिक फ्लैटर है, इन इलास्टिक स्टीपर है, सारी चीजें सेम है। बस फर्क क्या है कि कर्व कैसा बन रहा है आपका, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप, और कुछ चेंज नहीं है। देखो फ्लैटर बना हुआ है, प्राइस थोड़े से बढ़ रही है और सप्लाई बहुत ज्यादा से बढ़ रही है। अच्छा भाई, सेब की प्राइस डबल हो गई, तो जमीन से जल्दी फूटना शुरू हो जाएंगे, भाई अपने टाइम पे उगेंगे ना। तो अगर एप्पल की प्राइस इतनी बढ़ जाती है, तो एप्पल की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ी। बेटा यूनिटरी इलास्टिक की ना मैं एक आप लोगों को कंडीशन बता रहा हूँ, देखो बात सुनो, मैथ्स तो आप सब लोग अभी दे रहे हो ना 11th में, दे चुके हो, तो ये तो पता होगा ये क्या होता है, 90 डिग्री, ऐसा ही है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इस राइट एंगल को बीच में से काट देता हूं, तो कितना डिग्री एंगल आ जाएगा आपके पास दोनों तरफ, 45 और 45। बेटा जब दोनों तरफ 45 45 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल चेंज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 10% यहां पे चेंज है, तो 10% यहां पे आ जाएगा। यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन, कि अगर 10% से प्राइस बढ़ेगी तो 10% से सप्लाई बढ़ जाएगी, 20% से प्राइस कम होगी तो 20% से सप्लाई कम हो जाएगी। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा, इसीलिए यूनिटरी इलास्टिक हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, अपना ओरिजिन से। देखो मैंने बाकी जितने भी कर्व्स बनाए हुए हैं उनमें गैप छोड़ा हुआ है, सिर्फ एक ये वाहिद कर्व है जिसमें मैंने गैप नहीं छोड़ा, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें इक्वल चेंज रिप्रेजेंट। समझ गए बात को। अब वो भले ऐसे बना हुआ हो, ऐसे बना हुआ हो, ऐसे बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। आखिरी दो केसेस परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक बेटा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको भी बताया था क्यों करता है, जरा गेम समझना बेटा। ये हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर में भी जाके पढ़ेंगे आगे, और हम लोग जब मैक्रो पे जाएंगे तब भी हम लोग इस चीज को देखेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक रियलिटी में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये आपको आपकी लिमिट बताता है, आपको आपकी लिमिट बताता है।
बेटा दिन में घंटे कितने होते हैं? 25 तो नहीं हो सकते। यानी कि ये आपकी लिमिट है कि आपने जो भी काम करना है 24 घंटे में ही करना है। इसी तरह अगर मेरे पास एक मशीन है, हर मशीन की एक लिमिट होती है ना। मेरी मशीन की लिमिट है कि मैं दिन के 1000 टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, दिन की 1000 टी शर्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब अगर लेट से सुदेश मेरे पास आया, सर मुझे 1500 टी शर्ट चाहिए, क्या मेरी मशीन में ताकत है? नहीं प्रोड्यूस कर सकता, खराब हो जाएगी। सुदेश ने कहा सर मैं आपको डबल पैसे दूंगा, आपको ट्रिपल पैसे दूंगा, क्या इसके ज्यादा पैसे देने से मेरी मशीन की औकात बढ़ जाएगी? क्या मेरी मशीन की लिमिट बढ़ जाएगी? यानी कि मशीन की लिमिट 1000 पे फिक्स हो गई है। अब वो भले मुझे 10 गुना पैसा दे दे, मेरी सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये चेंज जरूर होती है, मैं नई मशीन ले आऊं, समझे बात को, मैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी ले आऊं, उसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे। गेम समझ गए इसका? परफेक्टली इलास्टिक कहता है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जितना बनाना चाहते हो बना लो, बादशाह आदमी हो, तुमसे ज्यादा दुनिया में कोई ताकतवर है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर प्राइसेस की लालच ऐसे सच होती नहीं है प्रोड्यूसर को, बट वो ये है क्वांटिटी पे खेल रहे होते हैं, इसीलिए प्राइस सेम रहती है और सप्लाई जितनी चाहे आप बढ़ा सकते हैं, बट ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई मसले वाली बात तो नहीं। बेटा अभी टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, 15 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है? लेकिन 1:45 शार्प आप लोगों ने यहाँ पे होना है, सही है? चले भाई, बेटा हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के हिसाब से है। मार्केट इक्विलिब्रियम में देखो जो लफ्ज लिखा हुआ है ना इक्विलिब्रियम, ये किससे निकला है? इक्वल से। एक ऐसी पोजीशन जहां पर आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों क्या है? इक्वल है। तो मेरे डेफिनेशन को देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। एट दिस स्टेज देयर इज वन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड वन इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां पर एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चलती है और एक इक्विलिब्रियम प्राइस आती है। एट दिस स्टेज ना कोई शॉर्टेज है और ना ही कोई सरप्लस है। शॉर्टेज का मतलब कि जब डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा होती है, और सरप्लस का मतलब कि जब सप्लाई आपकी डिमांड से ज्यादा होती है। ठीक है? अब बेटा यहां पे देखो जरा, इधर आएगी आपके पास प्राइस, यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। डिमांड कैसे बनता है? डाउनवर्ड। सप्लाई कैसे बनता है? अपवर्ड। ये देखो आपके पास सप्लाई का एस लिखा, डिमांड का डी लिखा, यहां पर एक्स मैन बन रहा है, यहां पर एक्स मैन बन रहा है। जहां पर बेटा आपके पास एक्स मैन बनता है वो पोजीशन क्या कहलाई जाती है? इक्विलिब्रियम। क्या कहलाई जाती है? इक्विलिब्रियम। अब देखो यहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? बराबर। यानी कि यहां से अपने पास निकल आई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब क्या है कि मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदने को तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इतना सामान प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। मेरा कंज्यूमर इस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इस प्राइस पे बेचने को तैयार है। बेटा इससे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इससे हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ गए हैं बात को? क्लियर है? यहां पे आपके सामने मेरे डेफिनेशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है थोड़ी सी। आपने हर एक वेरिएबल एक्सप्लेन करना है। देखो पी, ये पी यहां पे लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, ये क्यू यहां पे लिखा हुआ है। हर एक वेरिएबल नजर आना चाहिए और एक्सप्लेन होना चाहिए। समझ गए? अब बेटा बात करते हैं ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस इक्विलिब्रियम। ठीक है? डिस इक्विलिब्रियम में आपके पास दो केसेस होते हैं। एक होता है बेटा शॉर्टेज और दूसरा आपके पास क्या होता है? सरप्लस। शॉर्टेज का दूसरा नाम होता है एक्सेस डिमांड, ये भी लिख सकता है वो। और सरप्लस का दूसरा नाम होता है बेटा एक्सेस सप्लाई, को ये भी लिख सकता है। ठीक है? एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। बेटा जरा बात सुनो, एक्सेस डिमांड के अंदर क्या कहानी होती है? एक्सेस डिमांड का मतलब है कि आपकी डिमांड ज्यादा है और आपकी सप्लाई कम। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी।
सबसे पहला काम क्या है, एक्समैन बनाना। ठीक है, ये सप्लाई आ गई, ये डिमांड आ गई, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। कोई टेंशन नहीं, यहां तक क्लियर है कहानी? अब बात सुनो, आ जाओ आ जाओ, बात सुनिएगा भाई। आपने सबसे पहला काम क्या किया कि आपने अपना एक्समैन शो कर दिया। बेटा बात सुनो, हम लोग कौन से केस की बात कर रहे हैं? शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है? बेटा ये उस सिचुएशन में आपके पास हो सकता है जहां पर आपकी प्राइसेस फॉल हो जाएं। जब आपकी प्राइसेस फॉल होंगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी क्वांटिटी डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी। अब बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये चल रही है ना आपकी, अगर मैं प्राइसेस को कम कर देता, मैं पी से कहां चला गया, P1 पे। मैं पी से कहां चला गया बेटा, P1 पे। आप ये देखो, मैं डिमांड से किधर टकरा रहा हूं, पॉइंट ए पे। यानी कि इस गिरी हुई प्राइस लेवल पे मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदना चाहता है, मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदना चाहता है। और मैं सप्लाई से कहां टकरा रहा हूं, पॉइंट बी पे। यानी कि इस गिरी हुई प्राइस लेवल पे मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ इतना सामान बेचना चाहता है, मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ इतना सामान बेचना चाह रहा है। तो बेटा आप खुद देखो, आपकी डिमांड ज्यादा है और आपकी सप्लाई कम है, मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, कोई टेंशन वाली बात, क्लियर है? अच्छा अगर इसी को मैं सरप्लस में कन्वर्ट मार दूं, सरप्लस का गेम कैसा चलता है आपका? सरप्लस के अंदर आपके पास सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड क्या होती है भाई, कम। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा अगर आपकी प्राइसेस बढ़ जाए तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाएगी। और आपकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम प्राइस चल रही है, हमारे पास बेटा प्राइसेस बढ़ गई फ्रॉम P2 P1। आप सप्लाई से किधर टकरा रहे हैं, पॉइंट ए पे। यानी कि इस बढ़ी हुई प्राइस लेवल पे मेरा प्रोड्यूसर कितना माल बेचने को तैयार है, QS पे या फिर पॉइंट ए पे। और मेरा कंज्यूमर सिर्फ कितना सामान खरीदना चाहता है, पॉइंट बी। यानी कि ये रहा, आप खुद देखें, आपकी सप्लाई ज्यादा है और आपकी डिमांड क्या हो गई बेटा, कम हो गई। मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा आपके पास, कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात। अब बेटा सवाल कि इस डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस डिसइक्विलिब्रियम को खत्म कैसे किया जाता है? बेटा ये वाला डिसइक्विलिब्रियम क्यों हो रहा था, क्योंकि प्राइसेस कम हो रही थी। शॉर्टेज आपके पास क्यों हो रही थी, क्योंकि प्राइसेस कम हो रही थी। अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी। मैं वापस से यहाँ पे आ जाऊंगा। तो पहला तरीका क्या है कि प्राइसेस को बढ़ा, सही। दूसरा तरीका, बेटा जब कोविड आया था, कोविड में मास्क शॉर्ट हो गए, सही है ना। हम लोगों ने क्या किया था, बाहर से मंगवाना शुरू किया था। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्या करना शुरू कर दे, इंपोर्ट। आप बाहर से मंगवाना शुरू कर दो। तो शॉर्टेज और किस तरह कम हो सकती है, इंपोर्ट करने से, कोई मसला। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो बेटा उससे आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होना शुरू हो जाता है। खैर वो मैक्रो की कहानी है, मैक्रो में सीखेंगे उसको। जहां तक बात है सरप्लस की, बेटा सरप्लस क्यों आया था, प्राइसेस बढ़ने की वजह से। ऐसा क्या करूं कि सरप्लस खत्म हो जाए, प्राइस कम कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हमारे पास पाकिस्तान में खरीदार नहीं है, मतलब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर लिया बट खरीदने वाले लोग नहीं है। तो क्या करूं, एक्सपोर्ट कर दूंगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं, कोई मसले वाली बात बेटा, क्लियर है? अब बेटा मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो इसका बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपके एएस में आता है, आपके सिलेबस में छोटा सा ही। व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस? बेटा मैक्सिमम प्राइस जो आपकी होती है ना, वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई जाती है, ताकि आपका नेसेसिटी गुड जो है वो क्या हो जाए, सस्ता हो जाए, ताकि आपका नेसेसिटी गुड सस्ता हो जाए, कंज्यूमर के हिसाब से लगती है। बेटा बात सुनना, यहां पे आ गई प्राइस, यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। ये आपके पास डिमांड करवा रहा है और ये आपके पास सप्लाई करवा रहा है। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू,
और इक्विलिब्रियम प्राइसेस। सही है। अच्छा भाई, ये आपके पास मामला चल रहे हैं। देखो कंज्यूमर को आखिर किस प्राइस में मसला हो रहा होगा, तभी तो गवर्नमेंट आ रही है ना मार्केट। अब बात सुनना जरा। बेटा मैक्सिमम प्राइस लगती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से टू मेक नेसेसरी गुड्स चीप। सही है। मैं आप लोगों के सामने देखो एक पानी का गिलास बना रहा हूं। सही है। मैंने इससे एसन से कहा कि बेटा मुझे एक गिलास पानी ला दो, लेकिन मैक्सिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम इतना होने का मतलब क्या है, या तो इतना या इसके नीचे। क्या आप इसके ऊपर जा सकते हो? नहीं बेटा, मैं जंप अगर यहां पे मारूं तो मैं मैक्सिमम इस छत तक जंप मार सकता हूं, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना। इसे बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस। या तो इतना या इसके नीचे, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। सही है। तो अब देखो जरा, आखिर कंज्यूमर को इस प्राइस में मसला था, तभी गवर्नमेंट ने मार्केट में एंट्री मारी। और गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस को जब एंट्री करती है तो प्राइसेस को बिलो द इक्विलिब्रियम लगाती है। क्या करती है? बिलो द इक्विलिब्रियम लगाती है। बेटा मैक्सिमम प्राइस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस सीलिंग, लिख लो अपने पास। दूसरा नाम क्या है इसका? प्राइस सीलिंग, छत, कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। अब बेटा जब गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस लगा दी, जब गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस लगा दी, प्रॉब्लम यहां पे ये होगी, प्रॉब्लम यहां पे ये होगी कि बेटा आपके पास शॉर्टेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। कैसे शॉर्टेज क्रिएट होगी? आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और आपकी सप्लाई, मार्केट में क्या क्रिएट हो गया बेटा? कोई टेंशन वाली बात, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसको मिनिमम के हिसाब से कर दूं, व्हाट इज मिनिमम प्राइस? मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट लगाती है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, के प्रोड्यूसर की जो इनकम है वो सिक्योर हो जाए। खास तौर पे कौन सा प्रोड्यूसर? फार्मर्स। वेरिएबल इनकम रहती है, कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो कहता है कि भाई आपकी इनकम हमने सिक्योर कर ली। अब वही वाली बात है बेटा, अगर मैं यहाँ पे पानी बनाऊं और मैं ऐसे से कहूं कि बेटा मुझे पानी ला के दो, मिनिमम इतना होना चाहिए। मिनिमम इतने का मतलब क्या है? या तो इतना या इसके ऊपर, आप इसके नीचे नहीं आ सकते। इसका दूसरा नाम होता है प्राइस फ्लोरिंग, लिख लो अपने पास, प्राइस फ्लोरिंग। कुछ सोचे भाई, जमीन पे आप खड़े हुए हो, आप जमीन के अंदर तो नहीं घुस सकते ना, लात मार के उसके अंदर चले जाओ, इस तरह तो नहीं हो सकता। या तो इतना या इसके ऊपर, कम से कम। सही है, कम से कम इतना। अब बात सुनो बेटा, ये हमारे पास वही मार्केट इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है। ये हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम आ रहा है। आखिर प्रोड्यूसर को इस प्राइस में मसला था, तभी तो गवर्नमेंट आ रही है मार्केट में। तो प्रोड्यूसर की इनकम को सिक्योर करने के लिए बेटा गवर्नमेंट क्या करती है? अबव द इक्विलिब्रियम मिनिमम प्राइस लगाती है। जब अबव द इक्विलिब्रियम मिनिमम प्राइस वो लगाएगी, तो क्या होगा बेटा? क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांड क्या क्रिएट हो जाएगा? कोई टेंशन वाली बात, क्लियर हो गई है बेटा कहानी सारी? समझ गए हैं? अब पढ़ते हैं जरा अपने 6 मार्क के सवाल। जरा मेरे साथ साथ कॉपी करो, रफ पेज निकालो, या अगर वहीं पे जगह है तो देखें उसको। ये पार्ट सी है। सही है। पार्ट सी कितने मार्क का होता है? 6 मार्क का। एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम comma the effect on market equilibrium, the effect on market equilibrium, the effect on market equilibrium if there is an increase in income, increase in income। कितने मार्क है बेटा? 6। Explain using diagram the effect on market equilibrium if there is an increase in income। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपके मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा? 6 मार्क। बेटा 6 मार्क में अगर वो डायग्राम बनाने का बोलता है, इसका मतलब क्या है कि 4 मार्क सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? डायग्राम के। और 2 मार्क किसके हैं? वेरी गुड। अब बेटा एक एक बात बताऊंगा कि मार्क्स मिलते कैसे हैं और किस तरह अपने मार्क्स को पकड़ना है। सबसे पहला काम, यहां पे लिखेंगे प्राइस, यहां पे लिखेंगे
यहाँ पे बेटा कितने मार्क मिल गए आपको? एक। साथ साथ लिख लो, साइड में लिखते रहो। पहला मार्क किसका मिला आपको? लेबलिंग। लेबलिंग 1 मार्क। ठीक है, पहला मार्क किसका साइड में कर लिया आपने? लेबलिंग का। दूसरे मार्क के ऊपर आओ बेटा। अब आप बनाएंगे एक्समैन। कैसे बनता है एक्समैन? ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, ठीक है, ये आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, और बेटा ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ गई। यहाँ पे कितने मार्क्स मिल चुके हैं आपको अब तक? 2 मार्क। तो सेकंड मार्क किसका है? इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम। इनिशियल इक्विलिब्रियम 1 मार्क इसका आ गया। कोई टेंशन यहां तक? कोई टेंशन? 2 मार्क मिले आपको अब तक, सही है। 1 मार्क लेबलिंग का, दूसरा मार्क पहला एक्सपेंस शो करने का। बेटा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम से किस पे अफेक्ट आता है? डिमांड पे। तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, राइट पर जाएगी, लेफ्ट पर? वेरी गुड। तो आपकी डिमांड बेटा किस तरफ चली जाएगी? ऐसे, सही है। ये आया आपके पास D1। अगला मार्क आपको मिलेगा इसका, शिफ्ट दिखाया आपने, 1 मार्क। कोई टेंशन? शिफ्ट दिखाया आपने, कितने मार्क मिल गए आपको? एक और। कितने मार्क ले चुके हो आप लोग अब तक? कितने मार्क ले चुके हो बेटा आप लोग अब तक? 3 मार्क। अच्छा भाई, बेटा जब नया एक्समैन आएगा तो नया इक्विलिब्रियम भी तो आएगा, चाहिए। आपके पास नई प्राइसेस आ गई और आपके पास नई क्वांटिटी आ गई। बेटा कितने मार्क्स मिल गए आपको? 4। 4 पूरे हो गए यहाँ, सही है, 4 मार्क पूरे हो गए। तो चौथा मार्क किसका मिलेगा? न्यू प्राइस एंड क्वांटिटी, 1 मार्क। बेटा कितने मार्क आपको यहां तक मिल गए? 4 मार्क पूरे हो चुके हैं, जो आपने कहां से चुराए हैं? डायग्राम से। कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन वाली बात? रिमेनिंग 2 मार्क कहां पे मिलेंगे? लिखना स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन। इनिशियली, इनिशियली, initially the equilibrium point is at E. The equilibrium point is at E, where the equilibrium price charged is P, where the equilibrium price charged is P. The simple P लिखते हैं inverted commas पे, where the equilibrium price charged is P, and and equilibrium quantity, initially the equilibrium is at point E, where the equilibrium price charge is P and equilibrium quantity is Q. Full stop. ठीक है, full stop. Increase in income, increase in income, increase in income, increase in income will increase purchasing power, will increase purchasing power, will increase purchasing power of consumers, will increase purchasing power of consumers, shifting demand curve rightwards. यहां पर मार्क मिलेगा, shifting demand curve rightwards from D to D1, from D to D1, creating a new equilibrium point E1, creating a new equilibrium point E1, increasing equilibrium price, increasing equilibrium price and equilibrium quantity, increasing equilibrium price and equilibrium quantity to P1 and Q1. Full stop. To P1 and Q1. अब मैंने आप लोगों को बेटा बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखवाई है, आप लोग सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो कि भाई जब आपकी इनकम लेवल बढ़ेगी
इनकम लेवल बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इट विल इंक्रीज क्वांटिटी फ्रॉम Q टू Q1। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, शिफ्टिंग डिमांड कर्व राइटवर्ड फ्रॉम D टू D1, shifting equilibrium point from E to E1, increasing price from P to P1, increasing quantity from Q to Q1। शॉर्ट रखने के लिए दोनों में बराबर मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको डिटेल इसलिए लिखवाई है ताकि आप लोगों को बाकी एक्सप्लेनेशंस भी आसानी से याद। अब बेटा अगर इसी तरह का क्वेश्चन आता और वो कहता कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, तब क्या गेम होता कि आपकी सप्लाई कम होती, प्राइस पे कोई चेंज नहीं आता, सॉरी डिमांड पे कोई चेंज नहीं आता, फिर किस तरह डायग्राम बनती? देखो जरा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये लेबलिंग आ गई आपके पास, प्राइस लेवल पी क्वांटिटी क्यू। बेटा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती तो सप्लाई किधर आती? पीछे, नया इक्विलिब्रियम आता यहां पर और प्राइसेस वगैरह क्या हो जाती है आपकी, समझ गए? सिंगल शिफ्ट आता है हमेशा, सिंगल शिफ्ट आता है हमेशा। दोनों में शिफ्ट कब आएगा? जब डिमांड और सप्लाई, दोनों में कब शिफ्ट आएगा? जब वो दो बातें ऊपर लिख के देगा। यानी कि अगर वो ऐसे लिख के देता ना कि आपकी इनकम बढ़ी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, अगर वो ये बात लिख के देता, तो आप लोग मिस्टेक करते हो। अगर वो ये लिख के देता कि इनकम भी बढ़ी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी, तब आपकी डिमांड बढ़ती और सप्लाई कम होती इन द सेम डायग्राम। सही है? हाँ क्लास तो वो बस 15-20 मिनट, ठीक है, इन द सेम डायग्राम। समझे बात को? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, क्लियर है जी? बात सुन बेटा, ये डायग्राम मैंने क्या बनाई है, इनकम वाली। अगर वो कहता ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग, तब इसी डायग्राम में और क्या काम होता? सप्लाई पीछे, समझे? लेकिन यूजुअली सिंगल केस ही पूछता है, आपको ज्यादा उसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, ज्यादा आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने गेम बताना। क्लियर है? अब बढ़ते हैं जरा इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी के टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी में हमारे पास क्या मामला चल रहे होते हैं? पहले तो जरा टैक्सेस का निजाम समझ लो। आपके पास तीन चार तरह के टैक्सेस होते हैं। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, जो मैंने आपको बता दिया शुरू में, प्रोग्रेसिव कहता है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। फिर आता है रिग्रेसिव टैक्स, इनकम कम होगी तो टैक्स का रेट बढ़ जाएगा। फिर आता है प्रोपोर्शनल टैक्स। व्हाट इज प्रोपोर्शनल टैक्स? रिगार्डलेस ऑफ इनकम, कुछ भी आपकी इनकम चल रही हो, उससे आपके टैक्स के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भले इनकम बढ़ जाए, भले इनकम कम हो जाए, टैक्स के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये डायग्राम भी देख लो। प्रोग्रेसिव क्या कहता है? इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। कैसा कर्व जा रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग। रिग्रेसिव कहता है कि इनकम कम होगी तो टैक्स का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। रिलेशनशिप नेगेटिव, सही है। प्रोपोर्शनल कहता है कि भले इनकम बढ़े, भले इनकम कम हो, टैक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। समझ गए बात को? ये तीनों को एक ही डायग्राम में बना दिया, वरना वो अलग अलग ही बना के आपसे पूछेगा एमसीक्यू, एमसीक्यू में पूछेगा आपसे डायग्राम। सही है? और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्पेसिफिक टैक्स। बेटा व्हाट इज स्पेसिफिक टैक्स? स्पेसिफिक टैक्स जो होता है ना, ये अमाउंट में होता है। ये सब परसेंटेज में थे, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव वगैरह। स्पेसिफिक टैक्स बोलता है कि भाई एक फिक्स अमाउंट है जो आप मुझे दे दें। समझ गए बात को? एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स जो होता है ना बेटा, वो होता है प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मतलब है इसका? देखो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जितना गुड महंगा होता रहेगा ना, कि गुड जितना महंगा होता रहेगा, उतना टैक्स का रेट भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। एग्जाम्पल पीटीए। बेटा आईफोन 12 का पीटीए कम है, 13 का पीटीए ज्यादा है, 14 का और 15 का और 16 का और। समझ गए बात को? तो पीटीए जो है वो क्या है आपका? एड वैलोरम टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब है कि आपने अपनी टोटल इनकम पे कितना एवरेज टैक्स पे कर दिया, वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कहलाया जाता है। लास्ट है बेटा आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। मार्जिनल रेट का मतलब कि हर एडिशनल इनकम पे आप कितना एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो। सिंपल डेफिनेशन है, याद करके आप एमसीक्यू में पूछ। समझ गए बात को बेटा? हर एडिशनल इनकम पे आप कितना एडिशनल टैक्स पे कर रहे हैं। मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल।
कोई टेंशन यहां तक? बेटा जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने अभी समझना है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। जरा समझिएगा इसको बड़े गौर से। देखें, इनडायरेक्ट टैक्स जो मैं जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट। स्पेसिफिक टैक्स है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग रहा है, सही है। देखो जरा बेटा, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। ये आपके पास सप्लाई करवा रहा है, सही है। ये आपका सप्लाई करवा रहा है, गवर्नमेंट ने लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स। जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगा तो उससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है? कम हो जाती है। बेटा जब सप्लाई कम होगी तो किस तरफ शिफ्ट मारेगी? लेफ्ट फ्रॉम एस टू S1। अच्छा बेटा, ये जो दो गैप आ रहे हैं ना आपके पास एस से लेके S1 के बीच का, बिटवीन न्यू एंड ओल्ड सप्लाई कर, ये जो गैप आपके पास है बेटा, ये गैप किस चीज का है? इनडायरेक्ट। कोई टेंशन वाली बात। अब मैं इसको यहां से मेजर कर लूं या मैं यहां से कर लूं, यहां से कर लूं, यहां से कर लूं, अमाउंट हमेशा सेम आएगी, परसेंटेज हमेशा सेम रहेगी। अब जरा समझना गेम। बेटा गेम क्या चल रही थी? इधर आएगी प्राइस, यहां पे आ गई क्वांटिटी। सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का? एक्समैन, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस, सही है। ये आपका सबसे पहला काम है। जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगी तो आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लगाएगी, सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी। तो बेटा जब वो सप्लाई कम होगी तो किस तरह शिफ्ट मारेगी? एस से कहां गए हम लोग? S1। नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया? E1। बेटा नई क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास? Q1। और नई प्राइसेस क्या आ चुकी हैं? अब मेरी बात सुनो, एक नॉर्मल स्टूडेंट यहां पे आके अपना केस एंड कर दे, सही, वो यहाँ पे कहानी को खत्म कर देगा, बोलेगा बस। लेकिन बेटा एक बात ये बताओ, जब आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो या जब आप लोग फ्यूल भरवाने जाते हो, क्या आप लोग सेल्स टैक्स वैट वगैरह नहीं देते, GST नहीं पे करते? वो क्या है? वो शेयर है जो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा होता है। जब भी हमारे प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगता है तो वो पूरे का पूरा टैक्स खुद बेयर अप नहीं करता, कभी भी पूरा टैक्स खुद बेयर अप नहीं करेगा। अब मैंने आपको इधर क्या बताया, यहाँ पे गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, तो वो गैप किस चीज का गैप होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का। तो बेटा ये देखो ना, यहां पर भी तो गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स वो क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स का गैप। अब मैं इसको यहां से मेजर कर लूं, या मैं यहां से कर लूं, या मैं यहां से कर लूं, या मैं यहां से कर लूं, सेम अमाउंट हर जगह पे, हर जगह पे सेम चीज आएगी। तो बेटा जब मेरे पास एक लाइन ऑलरेडी गिवन है तो मैं क्यों ना इस लाइन को यूज करूं? समझ रहे हैं बात को? अब देखो जरा, एस से लेके S1 के बीच का गैप क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक नया पॉइंट लिख लिया, मैंने कहा जी पॉइंट F। क्या लिख लिया? पॉइंट F। मैंने कहा यार गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया E1 से लेके F तक, यहां से लेके यहां तक गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। अमाउंट ले लेते हैं लेट से 10 रुपए, एग्जाम्पल को आसान रखते हैं, 10 रुपए का गवर्नमेंट ने आपके पास टैक्स लगाया है और ये टैक्स का रेट चल रहा है, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, क्या पूरा टैक्स कंज्यूम प्रोड्यूसर खुद देगा? पूरा टैक्स प्रोड्यूसर खुद नहीं देगा, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेगा कंज्यूमर्स के ऊपर, थोड़ा सा कंज्यूमर को देगा, थोड़ा सा अपने ऊपर रखेगा। एक बात सुनो, जो हिस्सा बेटा मेरे कंज्यूमर के ऊपर जाता है उसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर बर्डन, क्या बोलते हैं उसको? और जो हिस्सा प्रोड्यूसर खुद देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर बर्डन। मेरी बात सुनो बेटा, ये क्या है? इक्विलिब्रियम, पुराना इक्विलिब्रियम। ये क्या है? नया इक्विलिब्रियम कहां से आ गया? क्या है ये? प्राइस। प्राइस। बेटा ये प्राइस कौन पे करता है? कौन पे कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है? प्रोड्यूसर। सही है। 10 रुपए का सामान, 10 रुपए की पेंसिल मैं खरीद रहा हूं, मैं कंज्यूमर हूं तो मैं 10 रुपया पे करूंगा। आप प्रोड्यूसर हैं तो आप 10 रुपए लेंगी। तो बेटा ये प्राइस कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। और कौन रिसीव कर रहा है? यहां तक बात है। अब आगे सुनो बेटा, पहले ये इक्विलिब्रियम था, कंज्यूमर ये प्राइस पे कर रहा था। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है? E1। अब कंज्यूमर कौन सी प्राइस पे कर रहा है? बेटा कंज्यूमर पहले क्या प्राइस पे कर रहा था, अब कौन सी प्राइस पे कर रहा है?
यानी कि कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आ गया, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आ गया। बेटा कंज्यूमर रेट से पहले 10 रुपया पे कर रहा था, अब कितना पे कर रहा है? तो इसमें जो 5 रुपए का इजाफी अमाउंट है वो क्या है? बर्डन, यानी कि टैक्स का शेयर। तो बेटा हमेशा याद रखो कि दो प्राइस लेवल के बीच में जो गैप होता है, दो प्राइस लेवल के बीच में जो गैप होता है, वो वाली चमाट हमेशा किसको पड़ेगी? क्योंकि कंज्यूमर पहले कितने पे कर रहा था, अब कितने पे कर रहा है? भाई प्रोड्यूसर तो रिसीव कर रहा है ना, दे थोड़ी रहा है। पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर। कितने पे कर रहा था पहले, अब कितने पे कर रहा है? तो बेटा ये एक्स्ट्रा 5 रुपए जो कंज्यूमर ने पे किए हैं, वो एक्स्ट्रा 5 रुपए क्या है? समझ गए हैं बात को? कोई टेंशन वाली बात? लेकिन सर टैक्स तो इतना बड़ा है, कंज्यूमर ने इतना हिस्सा पे किया, रिमेनिंग कौन पे करेगा? प्रोड्यूसर। तो रिमेनिंग हिस्सा किसकी जिम्मेदारी बन गई? तो बेटा इस डायग्राम के हिसाब से अगर कंज्यूमर 5 रुपया पे कर रहा है और टैक्स आपके ऊपर लग रहा है 10 रुपए का, तो रिमेनिंग कंज्यूमर बर्डन के बाद प्रोड्यूसर बर्डन कितना बचा? तो इस डायग्राम के हिसाब से आपकी जो एलोकेशन है इक्वल हो रही है। 5 रुपया कंज्यूमर ने दिया और 5 रुपया प्रोड्यूसर। कोई टेंशन वाली बात बेटा, कोई मसले वाली बात है? ये डायग्राम समझ गए तो आगे के सारे केसेस इजी है। सही है। अब बात सुनो बेटा, लॉजिकल सी सोचने वाली बात है, क्या ये बर्डन हमेशा बराबर यानी कि इक्वली शेयर होगा? कि कंज्यूमर भी 5 रुपए दे रहा है, प्रोड्यूसर भी 5 रुपए दे रहा है, ऐसा बराबर हमेशा नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। बेटा 5 मिनट, 5 से 10 मिनट ऑफ। किस पे डिपेंड करता है ये? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। आप लोगों के लिए बेटा ये देखो नोट्स में एक्सप्लेनेशन लिख के दी हुई है, ठीक है, ये रही बेसिक डायग्राम की। इसी को यूज करते हुए आपने अपनी रिमेनिंग एक्सप्लेनेशंस करनी है। तो बेटा अब मैं जरा बात कर रहा हूं कि आपकी डिमांड है इलास्टिक, सही है, कुछ चेंज नहीं है, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट फॉर डिमांड पर। पहले मैंने कैसा बनाया हुआ था? नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब मैं बेटा इलास्टिक की बात करूंगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लैटर कर दूंगा, सही है। जब मैं इनइलास्टिक की बात करूंगा तो मैं उसको एकदम स्टीपर कर दूंगा। अब बात सुनो बेटा, इलास्टिक डिमांड पे देखो, गवर्नमेंट ने टैक्स मार दिया, सप्लाई पीछे आ गई। लॉजिकली खुद को प्रोड्यूसर रख के सोचें, अगर आपके पास मार्केट में बहुत सारा कंपेटिटर बैठा हुआ है और आपके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स मार दिया, तो क्या आप फौरन से प्राइसेस बढ़ा सकते हो अपनी? अगर प्राइस बढ़ाए तो कंज्यूमर कहीं और भाग जाएगा। तो इसी वजह से व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिक डिमांड, मेजॉरिटी ऑफ टैक्स का बर्डन कौन अपने ऊपर रखता है? प्रोड्यूसर। और छोटा सा चंक किसके ऊपर जा रहा होता है? आपको मैंने अभी बताया कि गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, वो किसी सा गैप है, क्या है वो? पूरा दो सप्लाई कर्व के बीच का गैप, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट, ऐसा ही है। लेकिन कंज्यूमर पहले कौन सी प्राइस पे कर रहा था? पी। अब कौन सी पे कर रहा है? तो बेटा कंज्यूमर पे जो छोटी सी चमाट पड़ी है ना, ठीक है, यानी कि इस पूरे टैक्स में से कंज्यूमर ये वाला हिस्सा खा गया, तो रिमेनिंग कौन खाएगा भाई? प्रोड्यूसर। तो इलास्टिक में इट इज मैंडेटरी फॉर प्रोड्यूसर कि वो मेजॉरिटी बर्डन अपने ऊपर ले, वरना तो कंज्यूमर ही भाग जाएगा। समझ रहे हैं? तो इलास्टिक में प्रोड्यूसर बर्डन इज मोर देन, कोई टेंशन, कोई मसला। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरी डिमांड इनइलास्टिक है, मेरा कंज्यूमर मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा, गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स, ये पूरा इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। कंज्यूमर पहले ये प्राइस पे कर रहा था, अब कंज्यूमर ये प्राइस पे कर रहा है, यानी कि इतना बड़ा चंक तो कंज्यूमर खा गया, पीछे क्या बचा? छोटा सा चंक। समझ रहे हैं? तो इन इलास्टिक में लॉजिकली भी सोचे, मुझे पता है मेरा कस्टमर मेरे मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, मैं पागल हूं चमाट खुद खाऊं, भाई मैं तो आप पे डालूंगा ना, आप लोग पे करेंगे मेरे लिए। समझ में आती है बात? तो इन इलास्टिक में आपका कंज्यूमर बर्डन इज मोर देन प्रोड्यूसर बर्डन। कोई टेंशन वाली बात बेटा? आप बस यहाँ पे पॉइंट एफ लिख दें, ठीक है, और आप बता दें कि पॉइंट E1 से लेके एफ तक इज द गैप ऑफ इनडायरेक्ट, और इतना बता, ठीक है। इन एक्सप्लेनेशन जी, इसको भले अपने पास अभी कर लो ताकि आप लोगों को याद रहे कि E1 से लेके एफ तक आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, बस इतना बताना। क्लियर है?
फिर आपने इस तरह न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दो। देखो एएस के अंदर ये डिटेल में आता है, आप लोगों के लिए सिंपल रखा हुआ है। तो एग्जांपल दे दो कि भाई इन इलास्टिक में अगर गवर्नमेंट ने 10 रुपए का टैक्स लगाया है तो उसमें से 8 रुपया कंज्यूमर बर्डन है और 2 रुपया, इस तरह एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, इस तरीके से बताते हैं एग्जाम्पल को, एक्सप्लेनेशन। समझ गए बात को? बेटा इसी से मिलता जुलता केस है जो कि सब्सिडी का होता है। इसी से मिलता जुलता केस है जो कि सब्सिडी का होता है। बेटा टैक्स से सप्लाई पीछे आती है तो सब्सिडी से सप्लाई कहाँ चली जाएगी? राइट पर सब्सिडी से सप्लाई क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और जिस तरह इनडायरेक्ट टैक्स का गेम था गैप बिटवीन टू सप्लाई कर, उसी तरह सब्सिडी भी चलता है कि गैप बिटवीन टू सप्लाई कर। सही है। अब यहां पे देखो, बेसिक डायग्राम बना रहा हूं, कोई पीईडी वगैरह इसके अंदर फिलहाल नहीं है। यहां पे आ गई आपके पास प्राइस, यहां पे आ गई बेटा आपके पास क्वांटिटी। ठीक है, ये डिमांड आ गई और ये आपके पास सप्लाई आ गई। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू और इक्विलिब्रियम प्राइसेस। बेटा गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स क्या होगा? सब्सिडी या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस। सप्लाई कम हो रही है तो इनडायरेक्ट टैक्स, सप्लाई बढ़ रही है तो सब्सिडी। बेटा सप्लाई बढ़ेगी यहां पे क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं? सब्सिडी की बात कर रहा हूं। एस एस वन इक्विलिब्रियम ई से ई वन, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू से क्यू वन और बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी से पी। ठीक है बेटा, गैप बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट, समझ गए? पॉइंट ई टू पॉइंट एफ, ई से लेके एफ तक लेट से गवर्नमेंट ने कितने की सब्सिडी दी है? 10 रुपए। अब वो 10 रुपए की सब्सिडी एलोकेट होगी बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो बेटा जब टैक्स लगा था वो कहलाया जाता था कंज्यूमर बर्डन या प्रोड्यूसर बर्डन। ये कहलाया जाएगा बेटा कंज्यूमर बेनिफिट। क्या कहलाया जाएगा? कंज्यूमर बेनिफिट या फिर प्रोड्यूसर बेनिफिट। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, ये क्या था? पुराना इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर पहले कौन सी प्राइस पे कर रहा था? ये वाली। ये क्या है? नया इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर कौन सी प्राइस पे कर रहा है? बेटा पहले के मुकाबले में ज्यादा पे कर रहा है, कम पे कर रहा है? जब कम पे करेगा तो बेटा क्या बन जाएगा वो? ये बात, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी 10 रुपए की, यानी कि ये पूरे का पूरा गैप कितने का है? 10 रुपए का। ये प्राइस कंज्यूमर पहले पे कर रहा था, दैट वाज नेट से 20। अब कंज्यूमर कितनी प्राइस पे कर रहा है? तो बेटा ये वाला बेनिफिट किसको मिला? तो रिमेनिंग बेनिफिट किसके पास जाएगा? कोई मसले वाली बात है? बेटा बात समझ आ रही है? तो जो रिमेनिंग बेनिफिट है किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। इस डायग्राम के हिसाब से बराबर बराबर चेंज हो रहा है। हाँ, अगर आप लोग और ज्यादा डिटेल में अपनी डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहते हो कि भाई जी मुझे तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे एक नया पॉइंट लिख दो, इसको जी कर दो। बोलो कि भाई पॉइंट ई से लेके पॉइंट जी तक कंज्यूमर बेनिफिट है और जी से लेके एफ तक प्रोड्यूसर बेनिफिट है। कैन करने को तो बहुत चीजें कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा ये करने का। सिंपल रखे अपने आंसर। क्लियर है बेटा बात? अब जिस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह के अंदर आपके पास इलास्टिसिटी का रोल आता है, उसी तरह बेटा यहां पर भी इलास्टिसिटी का रोल आता है। डिमांड कैसी है अब यहाँ पे? इलास्टिक। सही है, इलास्टिक डिमांड है और प्राइसेस क्या हो रही है? कम। बेटा गैप बिटवीन टू सप्लाई कर कितनी सब्सिडी है? इतनी है। मार्केट में कंपटीशन कैसा है? कम है ज्यादा है? इलास्टिक में कंपटीशन ज्यादा है कम है? रिस्पॉन्सिवनेस कैसे है? ज्यादा है। सब्स्टिट्यूट्स कैसे हैं? ज्यादा है। अब आप लोग प्रोड्यूसर हो, आपको पता है कि मैं एक कंज्यूमर हूं और अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी प्राइस कम की तो मैं पागलों की तरह भाग के आपके पास आऊंगा। सही है, गवर्नमेंट ने जब आपको सब्सिडी दी, आपको पता है कि आप 2-4 रुपए से भी प्राइस कम करेंगे तो कंज्यूमर तो पागल है। तो आप मेजोरिटी बेनिफिट कौन रख रहा होगा, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। और लॉजिकली खुद भी सोचे, मैंने पीछे लॉ क्या बताया था? इलास्टिक कहता है प्राइस थोड़े से कम करेंगे तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगी और आपके रेवेन्यू में क्या इफेक्ट आएगा? बेटा प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? यही तो फायदा है इलास्टिक में। जब सब्सिडी मिलती है तो कंज्यूमर बेनिफिट इज लेस देन प्रोड्यूसर बेनिफिट, प्रोड्यूसर बेनिफिट ज्यादा होता है। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है? लेकिन अगर इसी को मैं इनइलास्टिक कर दूं,
बेटा इनइलास्टिक में क्या होगा, कंज्यूमर बेनिफिट विल बी मोर देन प्रोड्यूसर बेनिफिट। क्यों? मेडिसिन सस्ती मिल रही है, नेसेसिटी गुड सस्ता मिल रहा है, तो कंज्यूमर को तो ओवरऑल फायदा है कि नहीं है? देखो जरा, सब्सिडी कितनी थी, सही है, ये पूरी सब्सिडी है। पहले कंज्यूमर ये प्राइस पे कर रहा था, अब कंज्यूमर ये प्राइस पे कर रहा है, तो बेटा ये इतना बड़ा चंक कौन खा गया, कंज्यूमर। छोटी सी मिठाई किसको मिलेगी, प्रोड्यूसर को। तो मेजॉरिटी बेनिफिट कौन लेके चला गया बेटा, कंज्यूमर लेकर। समझते हैं बात को? तो इन इलास्टिक में मेजॉरिटी बेनिफिट जो है, ये बर्डन, ये बेटा इसको करेक्ट करो, ये बेनिफिट है, करेक्ट कर लें इसको। ये क्या है बेटा, बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरीके से कंज्यूमर बेनिफिट इज मोर देन प्रोड्यूसर बेनिफिट। समझ गए बेटा बात तो? ठीक है, तो ये हमारा डे वन आज यहीं तक ही था, सब्सिडीज तक, ऐसा ही है ना। कल इंशाल्लाह भाई टाइम पे आ जाना लास्ट दिन, अगर आप 5 मिनट बैठ जाए, एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाने तो, ठीक है, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।